जी, नाज़रीन मैं स्टीफ़न बारी आप लोगों की खिदमत में वन्स अगेन हाज़िर हूँ और आप सब तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ इस टॉक शो में जो हमने नेशनल माइनॉरिटी डेज़ के हवाले से रखा है। तो 11 अगस्त को अक़लीतों का कौमी दिन 2009 में मनाया जाना शुरू हुआ और ये कोशिश साबका वफ़ाकी वज़ीर शहबाज़ भट्टी की कोशिशों का नतीजा है। शहबाज़ भट्टी को 2011 में शहीद कर दिया गया। शहबाज़ भट्टी को हम सैल्यूट पेश करते हैं उनकी इस कावश पर। ये दिन मनाने की वजह क्या है? मैं थोड़ा-सा बता दूँ, सब लोगों को पता है, लेकिन कुछ नाज़रीन के लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये दिन मनाने की वजह कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीर की मुनासबत से रखा गया है, जब कायदे-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को अपने खिताब में कहा था, आप सब आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में आपका तल्लुक किसी भी मज़हब, ज़ात या अकीदा से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। ये एक ये एक दूसरी वजह हो सकती है कि इस दिन को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। कोई इसको ब्लैक डे का नाम देता है, तो कोई इस दिन को दबी हुई आवाज़ को बुलंद करने का दिन कहता है। मेरे ख़्याल में ये एक मख़सूस दिन है जिसमें मज़लूम अवाम अपनी आहो-पुकार वक़्त के हाकिमों तक पहुँचा सकती है। पाकिस्तान पाकिस्तान में आज जो हो रहा है, क्या वो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये वो पाकिस्तान नहीं। गुज़श्ता 74 साल से हर वक़्त की हुकूमत इस पाकिस्तान को अपने ही कवानीन से चलाती आ रही है। मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो भी हमारी बातचीत होगी इससे इत्तेफ़ाक राय होना ज़रूरी नहीं, हमें बहस में नहीं पड़ना, अपना-अपना नुक्ता नज़र बयान करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी अपना नुक्ता नज़र, अपनी राय यहाँ देगा हम सब लोगों के लिए वैसे मुक़द्दम होगी और हम बेसिकली हम ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, बेशक आप सब लोग जानते हैं, उन लोगों के लिए जो लोग इस दिन की अहमियत और वक़्त को नहीं जानते, उन तक हम ये पहुँचा सकें। तो मैं वन्स अगेन आप सब लोगों का मशकूर व ममनून हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक़्त निकाल कर आज की इस गुफ्तगू में शामिल हुए हैं और हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पास्टर जस्टिन भट्टी साहब वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। सो आइए हम सब अपने सरों को खुदा कदूस के हुज़ूर झुकाएं। अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को अपने खालिक के हकीकी के सामने झुकाएं और सर्वसूद हों। खुदा कदूस मेहरबान आसमानी पिता, बहरवर के खालिक तेरे हुज़ूर झुकते हैं और तुझे सजदा करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारी हिफाजत करता है और इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो कुछ तूने अपने कलाम में अपने लोगों के लिए फरमाया, उसे एक एक नुक्ता और शोशा जो है वो पूरा होता हुआ देखते हैं। बेशक तेरी कलीसिया और तेरे लोगों को माशी में इब्तदाई दौर में दुख दिए गए, सताया गया, लेकिन उनका सताया जाना तेरे जलाल का सबब ठहरा। आज जब मुल्क के पाकिस्तान में और दुनिया में जहां कहीं तेरे लोग सताए जाते हैं, खुदा उन पर तेरा फजल वाला हाथ ठहरा रहे और तेरी शफ़क़त और तेरा हौसला, तेरे रूह कुद्स की दलेरी उनके साथ हो और वो हमेशा तेरे जलाल के लिए, तेरी गवाही के लिए, तेरे नाम में खड़े रहें। अपने लोगों की हमेशा हिफाजत फरमा। खुदावंद हम जो ओवरसीज़ में या जहाँ-जहाँ भी हैं, फज़ल बख्श दे कि हम तेरे लोगों की बेहतरी,
भलाई के लिए और तेरे लोगों की तामीर और तरक्की, कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए काम करें, हिकमत और दानिश से मुलव्वस कर, ताकि सब बातों में तुझे जलाल मिले। तेरे जलाली बबरकत और पवित्र नाम यीशु मसीह नासी की तरफ से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जस्टिन भट्टी साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर एजाज गिल साहब से कि वो हमें बताएं कि कौमी मिनार्टी दिन के हवाले से आपका क्या नुक्ता नजर है और आप इस दिन पर क्या पैगाम देना चाहते हैं। मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे और मैं पादरी एजाज गिल ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ स्टीफन बारी के टॉक शो से मुखातब हूं और मनाटी के डे के हवाले से जो स्टीफन बारी ने मुझसे सवाल किया है कि आप इसे कैसे देखते हैं और कैद आज़म का क्या ख्याल, तो मैं तो मनाटी डे के हवाले से ये कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने ये जो मनाटी डे हमें दिया, तो पीपल्स पार्टी ने ही तो हमारी शनाख्त खोई ना। जब हमारे कौमी अदारे लिए, जब सब कुछ हमसे छीन गया, तो हमारी क्या शनाख्त वो कर रहे थे? क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में, हमारा कंट्रीब्यूशन मेडिकल में, हर तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन वो उन्होंने शनाख्त खोने की कोशिश की। और फिर आगे से हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमें जो सियासी लीडर भी मिले, वो भी ना कोई उनकी शऊर था, ना कुछ और था, वो भी आए और पार्टी के वसीले से आते रहे। पहले जो थे, जो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन या सूबे के इलेक्शन लड़के आते थे, फिर भी हमारी नुमाइंदगी करते, लेकिन आज जो पार्टी से आ जाते हैं, वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते, वो कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। तो ऊपर से हमारे जो मजहबी रहनुमा है, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं। तो मैं आज खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ स्टीफन बारी के लिए कि उसने ये एक ऐसा टॉक शो मुकर्रर किया कि हम अपने ख्यालात का इजहार कर सके। सो मेरी ये दरख्वास्त है, जो मुझे सवाल किया गया, मैं कम से कम इस मनाटी डे को इतना अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देता, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि हमारे जो हकूक़ हैं, जिस तरह मैंने कहा है कि भाई गुजरांवाला से एक लड़का सवाल कर रहा है इमरान खान को कि भाई हमारा 5% कोटा, तो वो कहता मैं अभी सुबह को ऑर्डर कर, 3 साल हो गए, 3.5 साल तुझे हुकूमत करते हो, तुझे पता ही नहीं है। तो ये तो हाल है, तो कौन मनाटी के हुकूक देगा जब एक हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि हमें कोटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या है हमारे हालात, तो उस मुल्क के अंदर क्या हमें हकूक मिलेंगे। हम तो दुआ करते हैं अपनी कौम के लिए कि खुदावंद अपनी कौम पर रहम कर, खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। जी जॉन साहब, स्टीवन जॉन है हमारे पास सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमें बताएं कि मनाटी किसे कहते हैं और मनाटी होना क्या बरकत है या अजाब है, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें और बताएं हमें कि ये इसको किस नुक्ता नजर से देखते हैं। स्टीवन जॉन प्लीज। मिनॉरिटी का जो बेसिकली तस्वर है, वो तो एक ऐसा ग्रोह है जो किसी डोमिनेंट ग्रोह के सबऑर्डिनेट होता है। तो ज़्यादातर मिनॉरिटी का जो हम देखते हैं वो अददी एतबार से देखते हैं कि जो कम लोग होते हैं नंबर्स में, वो मज़हब की वजह से हो सकते हैं, वो ज़ुबान की वजह से हो सकते हैं, वो ख़ास कल्चर की वजह से हो सकते हैं। जैसे अब ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें तो वहाँ हम पाकिस्तानी जो है एज अ होल, चाहे क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, जो सब कॉन्टिनेंट से लोग हैं, इंडिया से, तो वो हम एक मिनॉरिटी में आते हैं, एक ख़ास कल्चर की वजह से, एक ज़बान की वजह से। लेकिन कभी कभी डोमिनेंट ग्रो जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि तादाद में ज़्यादा हो, कभी थोड़ा ग्रो जो है वो भी डोमिनेंट ग्रो होता है। जैसे आज़ादी से पहले थे, हालांकि वो नंबर में थोड़े थे, तो वो मिनॉरिटी होके भी डोमिनेंट ग्रो थे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो सब ऑर्डिनेट थी। इस तरह साउथ अफ्रीका में जो थी वो अपार्थाइड। किसी का शोर आ रहा है, अगर वो बंद कर दे आपका माइक तो।
ٹھیک ہے, please carry on. تو اس کا جو بنیادی جو اس کا پھر جو تعلق ہے وہ نہ تعداد ہے بلکہ سب آرڈینیشن ہے, کہ ایسا گروہ جو کسی دوسرے گروہ کے متحد ہے اور ایک طرح سے کہہ لیں کہ اپنے حقوق کے لیے اسے لڑنا پڑتا ہے, انکلوسیو ہونے کے لیے اسے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اب جہاں تک برکت ہے یا یہ عذاب ہے, تو تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ برکت تو بالکل بھی نہیں ہے. جہاں پہ لوگ کم ہوتے ہیں, جو ایک خاص نظریے کیوں, چاہے وہ رشیا میں جیوز ہیں یا پولینڈ میں جب یہ ہم نے سارا دیکھا تو ہولوکاسٹ کا وہ جو سارا سلسلہ چلا, تو وہ ایک زیر عتاب رہے ہیں. جرمنی میں بھی جو تھے وہ جیوز جو ہیں زیر عتاب آئے. مڈل ایسٹ میں جو کرسچنس کمیونٹیز ہیں, پاکستان میں جو کرسچن کمیونٹی ہے, اور انڈیا میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم جو ہیں وہ بھی زیر عتاب ہیں ان دنوں میں. تو بلیسنگ تو اسے بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا. تو اگر اور کوئی آپ اس سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہیں, کوئی اور دوست اس پہ مزید روشنی ڈالنا چاہے تو. جی آسم کھنہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے؟ ہاں جی, میں بتا رہا تھا کہ جو فطرت کا قانون ہے نا, وہ بھی جیسے یہ اسٹیفن صاحب عرض کر رہے تھے کہ بعض اوقات ایک چھوٹا گروپ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. آپ میں سے جو لوگ نیشنل جیوگرافک دیکھتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی ایک بہت بڑی تعداد سہارا ڈیزرٹ میں نا وہ دریا پار کر کے تو آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں چند شیر بیٹھے ہوتے ہیں جو تعداد میں 5-6 ہوتے ہیں, اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں یہ جانور ہجرت کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہزاروں جو ہیں وہ بے بس ہوتے ہیں ان چند کے سامنے. تو جیسے انہوں نے برٹش کا ذکر کیا تھا کہ وہ انہوں نے اتنے بڑے ہندوستان پہ جو ہے وہ قبضہ جمائے رکھا صرف اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے, اپنے فوکس کی وجہ سے. مائنورٹی کے حوالے سے میں صرف یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ رنگ کی وجہ سے بھی لوگ مائنورٹی ہوتے ہیں, مذہب کی وجہ سے بھی, خاص کلچر کی وجہ سے بھی, اور بعض اوقات آپ کسی علاقے کی وجہ سے بھی مائنورٹی بن جاتے ہیں. جیسے ابھی آج کل امریکہ میں ایسا ہوا ہے کہ ایشین لوگوں پہ, کچھ ہر جگہ پہ نہیں, کچھ سٹیٹس میں ایشین لوگوں پہ حملہ ہو شروع ہو گیا, اور یہ عموماً زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو خاص ایشین کنٹریز جیسے تھائی لینڈ ہے, چائنا ہے, اس طرح کا جو وہ ایک نسل ہے جو ویسی نظر آتی ہے, تو ان پر ادھر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. تو پھر گورے لوگوں پہ بھی ہوئے, کالوں پہ بھی ہوئے. تو بس جسٹ میں ان کی بات جو تھی اس کو تھوڑا اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ آسم کھنہ. میں ابھی آ رہا ہوں جناب عاقل شراز صاحب کی طرف. عاقل شراز صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ عوام کو بتائیں کہ پاکستانی مسیحی مائنارٹی کو تاریخی تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں. میری مراد ہے کہ آپ زیادہ تر ریفرنس دیں کچھ سینسز کے حوالے سے, کہ سینسز کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ہم ایک مائنورٹی ہیں, لیکن اگر فگر آؤٹ کو بتائیں ہم کس نمبر پہ ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا ہونا چاہیے, تو پلیز عاقل شراز بھٹی صاحب. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, بہت ہی اچھا کویشچن ہے, اور یہ جو پروگرام ہے سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اسٹیپ لیا کہ چند اپنے بھائیوں کو لے کے ایک کیوں نہ جو آج ہماری نیڈ ہے, جو کہ ہم پریشان ہیں پوری دنیا میں, جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی, کہ ہمارے پاکستان کے اندر آج کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے مینورٹی کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو
मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये किया है कि सेंसस के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जैसे आपने स्टार्ट में ही एक बात की कायदे आजम की स्पीच के बारे में। सो कायदे आजम साहब की जो पहली स्पीच थी 1947 की 11 अगस्त के हवाले से, जो कि उसके अंदर उन्होंने मिनॉरिटी को कहा था कि वो आज़ाद हैं अपने मंदिर जाने के लिए, सो मस्जिद में जाने के लिए, तो दूसरे जो भी सबको। तो हमें उस स्पीच को जो है 1970 तक जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेलीविजन पीटीवी के ऊपर जो है वो दिखाते रहते थे उस स्पीच को, क्योंकि उसके बाद उसको ऐसा गायब कर दिया गया। तो जब वो गायब किया तो समझो कि वो लोगों, अब तो जो किसी ने कोई समझो कि एक उसकी फराग दिली कह लो या उसकी रहम दिली कह लो कि ये दोबारा से वो स्पीच वो सामने आजकल वायरल हुई है, तो ये इसको दबा दिया गया। तो ये 1970 की बात नहीं है। हमारे जो हकूक जो थे या हमें मिनॉरिटी को जो कोने पे लगाया गया, वो तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि 1947 की उस स्पीच के बाद जो 3 कानून साज असेंबलियां, जो 3 कानून साज जो बड़ी जो मुल्क के पाकिस्तान की जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर 1956 और 1962 और 1973, इसके अंदर तीनों के अंदर मिनॉरिटी को इन्होंने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको इजाजत नहीं दी थी, इनको नुमाइंदगी नहीं दी थी मिनॉरिटी को कि वो भी आए और इस कानून अपना कोई जो मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर बात करें का कानून की साजी है वो भी करवा सकें। इन्होंने हमारे को नुमाइंदगी ही नहीं दी। ठीक है, तो ये हमारे को जो सेंसस की बात कर रहे हैं मैं उधर ही आऊंगा, लेकिन ये कोने पे लगा दिया गया हमारे को स्टार्ट बिगिनिंग में। तो आज तक देखें कि हमारे जो मिनॉरिटी के जो मिनिस्टर जो तसल्लत हमारे ऊपर हुए, सिवाय 2009 के ऊपर जो है शहबाज भट्टी साहब को इन्होंने हमारे जो स्टेट मिनिस्टर बना, पहले मिनिस्टर थे वो मिनॉरिटी के। आज तक इन्होंने मुस्लिम भाई हमारे ऊपर मुसल्लत किया, जबकि मिनॉरिटी के जो इशू होते हैं, मैं समझता हूं कि मिनॉरिटी के जो इशू है, जो मिनॉरिटी का मिनिस्टर है वो बेहतर जानता है। हमारे चर्चेस के अंदर हमारे जो भी मिनॉरिटी के इशू है वो मिनॉरिटी के बेहतर जानता है। हमारे ऊपर ये भी एक शुरू से लेके अब तक यही हो रहा है कि हमारे ऊपर ये मुस्लिम भाई को मिनॉरिटी का मिनिस्टर बना दिया जाता है, उसके नीचे जो सारा जो मिनॉरिटी का फेयर बनती है। तो ये भी एक ज्यादती है। दूसरे नंबर पे मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा कि ये सेंसस की तरफ चलते हैं। अब सेंसस जब इंसान का जब सेंसस बढ़ेगा वहां पे पाकिस्तान के अंदर हमारा, तो जाहिर है उसके साथ हमारी हर चीज, हमारा जो नेशनल असेंबलियों के अंदर और हमारी जो है प्रोविजनल असेंबलियों के अंदर और हमारी जॉब्स के अंदर जितने भी हैं वो कोटा बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सेंसस आजकल इन्होंने हिडन कर दिया बिल्कुल ही। हमारे जो इलेक्शन थे उनको सिलेक्शन की तरफ लेके चले गए। तो ये समझता हूँ कि ये इन्होंने टोटली हमारे को कोने पे लगाने का जो है ना वो बंदोबस्त कर लिया हुआ है, मिनॉरिटी को, क्रिश्चियन को खास कर। मैं यहाँ आपको रोकना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा फिगर आउट जो है वो पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। जो 2017 में सेंसस हुआ है उसको रिलीज किया गया है 2021 में, इसी साल में, कि 4 साल उसको लगे हैं कंपाइल करने में उस डेटा को। सो जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। उसमें बताया गया है जो 2017 का जो सेंसस है उसमें बताया गया है कि जो इस्लाम है, जो मेजॉरिटी है वो 96.47% है, हिंदुइज्म जो है 2.14% है और क्रिश्चियनिटी जो है 1.27% है और आमदी जो है वो 0.1% समथिंग। अब मेरी बारी साहब अब इसी पे बात रखते हैं। ये देखें आपने सेंसस यहीं पे जुल्म देखें आप कि हम जब
पाकिस्तान बना तो हमारी जो उस टाइम जो पॉपुलेशन या हमारी जो तादाद थी, हमारा सेंसस था तो वो 23% था। आज हमारा 1.23, आप कह रही हैं 1.6 मैंने सुना है, तो ये कह रहे हैं तो ये तो जुल्म है ना, हमारी आबादी नहीं बढ़ी वहां पे, हमारे में मरते ही जा रहे हैं, कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहे वहां पे, तो ये भी एक जुल्म है हमारे साथ। दूसरा, शहबाज भट्टी एक पहला स्टेट मिनिस्टर बना और इन्होंने उसको भी बर्बाद दिया, और उसके बाद जो 5% का वो जो कोटा लेके आया था, वो अगर शहबाज भट्टी स्टेट मिनिस्टर ना बनते उस टाइम, तो इसका मतलब है कि हमें वो 5% से ही महरूम रहते, वो भी ना मिलता हम तुमको, ये उन्होंने करवाया था। तो मकसद ये है कि हम तो जीरो से भी कुछ नीचे लफ्ज है मिनॉरिटी का, हम वहां पे इस तरह से चल रहे हैं। दूसरा मैं आता यहाँ हूँ, आपका मतलब है कि ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो डेलिबरेटली पाकिस्तानी जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ एक और ये नाइंसाफी नजर आ रही है कि सेंसिस के अंदर बहुत लो लेवल पे रख के उसको सेंसिस में दिखाया जा रहा है। जी, वो इसीलिए दिखाया जा रहा है हमारे को कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा है। हिंदू जो है वो वाल्मीकि हिंदू जो है वो आपको इंटीरियर सिंध के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगा। हमारा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड है जनाब। वहां पूरे पाकिस्तान में अगर गांव से गांव देखे लाखों से ज्यादा तादाद गांवों के अंदर, मैं 50 गांव आपको टिप्स पे गिन के बता देता हूँ, तो वहां पे हमारे लोग बसे हुए पड़े हैं। तो शहरों के अंदर है, गांवों के अंदर है, ये इनका सेंसस कम है हमारे से। लेकिन हुआ क्या है कि ये मिली भगत है और हमारे को डाउन करने के लिए क्रिश्चियंस को एक, मैं तो इसको जेनोसाइड कहता हूँ कि हमारी जेनोसाइड हो रही है क्रिश्चियनों की पाकिस्तान के अंदर। वो जेनोसाइड का मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जेनोसाइड के अंदर हमारा नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको जेनोसाइड कह रहा हूँ कि ये जो हमारा सेंसस का जो इन्होंने सिस्टम किया हुआ है हमारे को कोने पे, अब सेंसस कैसे जो है ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है कि जैसे स्टीफन नाम है तो उसको तो ये मोहम्मद स्टीफन कर नहीं सकते, ठीक है। अब या एलवन नाम है तो उसको मोहम्मद एलवन कर नहीं सकते, मगर हो क्या रहा है कि जितना भी नादरा के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे मेरा नाम आकिल है तो वहां पे मोहम्मद आकिल लिखा जा रहा है मोहम्मद आकिल लिखा जा रहा है, फजल है तो मोहम्मद फजल लिखा है, अफजल है तो मोहम्मद अफजल लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ना हमारा इसी तरह से डाउन हुआ है कि वहां पे हर बंदे के नाम मोहम्मद लिखा गया है। हाँ, जब मुझे जरूरत पड़ी है वहां पे नादरा से कोई रिकॉर्ड निकलवाया, पासपोर्ट बनवाया या शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ गई कहीं बाहर जाने के लिए, तो उस टाइम हमारी आंखें खुलती हैं या पता चलता है तो यार ये मेरा नाम तो मोहम्मद आकिल बना के भेज दिया आपने, तो फिर जाके हमारी रुके जरा, स्टीफन जॉन कुछ आपकी बात में ऐड करना चाह रहे हैं। जी स्टीफन भाई, थैंक यू सर। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा, काफ़ी दोस्त ज़्यादा है तो मेरा ख्याल है सबको बात करनी चाहिए, और अगर हम अपने अपने सवाल तक महदूद रहें तो ठीक है। मेरी गुजारिश है सिर्फ, बाकी आप जो बातें कर रहे हैं अकील भाई बिल्कुल दुरुस्त है। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जस्ट आपने अपने अगर सवाल पे फोकस रहे तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई एग्री विद यू अकील भाई जो आप कह रहे हैं, थैंक यू, वैलिड पॉइंट्स है। जी। और कोई इसको समराइज कैसे आप करते हैं? जी और कोई, मैं तो बस यही बोलूंगा कि हमारी जो इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, ठीक है, वो देखें हमारी बच्चियां जो है वो टीनेजर हैं, वो बिल्कुल ही उनके साथ शादियां हो रही हैं, इवन के 3 साल की बच्ची और 8 साल की, 9 साल की, 13 साल की, इस तरह की ये जबर जो ज्यादतियां हो रही हैं। तो ये एक चीज तो ये सामने आई है, तो ये बहुत ज्यादा अब ये काम फैल गया। उसके बाद फोर्स कन्वर्जन हो जाती है, फोर्स कन्वर्जन के अंदर जो है डॉक्यूमेंटेशन भी जाती है नादरा की, तो उसको भी जब रिजेक्ट कर दिया जाता है। काफी सारी चीजें जो सामने आ रही हैं कि वहां पे जो जुल्म और जबर है वो बढ़ गया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना एंड में बोलूंगा कि पाकिस्तान के बारे में हम खिलाफ बात नहीं करते, वहां हम सिस्टम के खिलाफ है। जो वहां पे जो सिस्टम है, जो माफिया है, जो लोग ये हमारे को ये मौलाना जो निज़म वहां पे है, ये इनके खिलाफ है कि ये लोग जो है ये इस चीज को जो है ना वो समझ नहीं पा रहे। हमें समझाना चाहते हैं लेकिन खुद अपने औलादों को, बच्चों को नहीं समझाते कि आप भी गलत कर रहे हैं।
जी, ठीक है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनाब, ये तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, मैं पढ़नी शुरू कर दूँ तो शायद हाँ जी, घंटा बिल्कुल लग जाएगा। डेफिनेट तो डेफिनेट मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हम चाह रहे थे कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। मैं अभी जोसेफ जॉनसन है हमारे साथ हॉलैंड से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें बताएँ कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मकीम पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं, वो लोगों को कैसे मुतहर्रिक कर सकते हैं? क्योंकि आप अब वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं है जो 15-20 साल पहले थी। अब काफ़ी पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो हैं वो ओवरसीज़ में या बैरून मुल्क में मुकीम हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए आप बताएँ कि पाकिस्तान के जो मसीह माइनॉरिटी है उसकी ये ओवरसीज़ वाले कैसे आवाज़ बन सकते हैं? जी, जॉनसन साहब, जोसेफ जॉनसन साहब। थैंक यू वेरी मच स्टीफन भाई साहब, आपने आज की अपॉर्चुनिटी का और सब दोस्तों का। मैं समझता हूं जैसे कि आज हमें नेशनल मिनॉरिटी डे के हवाले से ये सारा प्रोग्राम हमने मुनक्कद किया, तो इसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको मुनहज़्ज़म होने की ज़रूरत है एज ए लीडर। आप देखें पाकिस्तान से बाहर आप बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ। आप अहमदियों की मिसाल ले लें, आप पाकिस्तान से बाहर होते हुए और बहुत सारे ग्रोह हैं जिन्होंने ओवरसीज, आप यूके में देखें, जो है यूके में ये नारे लगाए गए कि जो है यूके को इस्लामी, इंग्लैंड को इस्लामी स्टेट बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो लोग जो है दूसरे कंट्रीज से आके अपनी कैंपेन जो है इस तरह से चला रहे हैं कि वो अपने अब डोमिनेंट होते जा रहे हैं। जैसे हम मिनॉरिटीज की बात कर रहे हैं कि मिनॉरिटी जो है वो मिनॉरिटी होते हुए भी जो है डोमिनेंट कर सकते हैं, हुक्मरानी कर सकते हैं और अपने आप को एज ए लीडर या एज ए जिसे कहते हैं कि लीडिंग पीपल पर्सन होते हुए लीड कर सकते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको जो है यूनाइट होने की जरूरत है, उनको अवेयरनेस देने की जरूरत है, उनको किसी एक प्लेटफॉर्म की अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे होने की जरूरत है। मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को डिफरेंट, जैसे आपने आज का ये सेमिनार वेबिनार किया, एक जूम मीटिंग, इसके जरिए अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अभी लेटली हमने जो है वो चंद महीने पहले, 2 महीने पहले हमने एक जूम मीटिंग की जिसमें पूरे दुनिया से तकरीबन 60 लीडर्स को हमने यूनाइट किया और उस मीटिंग के अंदर जो है हमने फोर्स्ड कन्वर्जन और अंडर एज मैरिज, चाइल्ड रेप के ऊपर हमने जो है एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की और उस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को हमने फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमने स्प्रेड किया। आप देखें ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूरोप में है उनकी अब जो है डिफरेंट एम्बेसीज के जरिए, पाकिस्तानी एम्बेसीज के जरिए यूरोप के अंदर हम अपॉइंटमेंट्स बना रहे हैं। तो ये सारा मैं आइडिया और स्ट्रेटजी और प्लान बता रहा हूं कि वो कैसे अपने आप को मुतहर्रिक करके ओवरसीज पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान में बसने वाली जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी आवाज बन सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू वर्क। पाकिस्तानी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने, पाकिस्तान के अदारों ने करना है, तो हमने लॉजिकली पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं ओवरसीज, यूरोपियन एम्बेसीज जो पाकिस्तान में हैं, उनके साथ हमने अपॉइंटमेंट्स बनाना शुरू की, जिसमें आप देखें तो ये पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पूरी वर्ल्ड में ओवरसीज पाकिस्तानी मैं समझता हूँ ओवरसीज अपनी रिप्रेजेंटेशन रखते हुए वहां पर एम्बेसीज में जाएं। और इसके साथ साथ हमें इंडिविजुअली एक्टिव होना पड़ेगा, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस के साथ। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर अपनी एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं। और वहां पर एक्चुअली हमने पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी मसीही हैं उनकी आवाज रेज करनी है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर मसीहियों को मुतहर्रिक होकर उसी तरह एक कन्वेंशन पास करवानी होगी जिस तरह 1986 की जो है रेजोल्यूशन या जो कन्वेंशन ह्यूमैनिटेरियन पे जो पास हुई, जिसका पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। और वो जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो मिनॉरिटी है उनके बुनियादी जो हकूक हैं
उनमें कोई तब्दीली या उनमें कोई इम्प्लीमेंटेशन का वसीला बन सकती है। तो ये सारे ज़राए हैं। आई थिंक इसमें जो है ओवरसीज बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तानी मसीही पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कर सकते। उनको थ्रेट्स हैं, उनको सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, उनको घरों से उठा लिया, एजेंसी के लोग आ जाते हैं, उनको बाहर रोड पे जाते हुए एक आम आदमी टारगेट बना लेता है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारे इश्यूज जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके पास नहीं है, तो उनको अपना एक रोल अदा करना चाहिए, मिनॉरिटीज के इश्यूज की आवाज बनना चाहिए, उसको राइट डायरेक्शन और राइट प्लेस पे जो है प्रेजेंट करना चाहिए। तो इसमें हमें जो है जैसे आप ये वेबिनार कर रहे हैं, इसके जरिए अवेयरनेस देने की जरूरत है, यूनाइट होने मैं की सॉरी यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, और मेरे साथ कुछ सीनियर लोग भी हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं और वो अरसा दराज से ये चीजें कर रहे हैं, और ये कहें शायद कह सकते हैं कि जी हम तो बड़ी देर से कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, कोई जल्दी तो हम कोई ऐसे कोई गन्ना तो है नहीं जिसको मशीन में डालेंगे तो वो जल्दी निकल आएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि लोगों में तरबियतें तो भी सदा से हो रही हैं, हमेशा से हो रही है, लेकिन सबसे अहम जो बात है वो रवैयों में तब्दीली कैसे लाई जा सकती है। देखिए, हमारी जो फुकदान है हमारी कम्युनिटी के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी, ये है लीडरशिप का, जो सेल्फ डेवलपमेंट का जो नहीं, लीडरशिप का नहीं है फुकदान। मैं सॉरी ये नहीं कहूंगा कि लीडरशिप का फुकदान है। लीडर बहुत ज्यादा है, लीडर बहुत ज्यादा है, बेवकूफ कोई नहीं है। तो लीडर सारे हैं, बेवकूफ कोई नहीं। हमें बेवकूफ बनने की जरूरत है, तो फिर हम कहीं एक लीडर देख सकते हैं। तो मेरा पॉइंट, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मैं जज्बाती भी हो गया हूँ। खन्ना साहब मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात से कि मैं ऐसे, लेकिन यही फैक्ट है कि लीडर सारे हैं। जिस जेड़ी इट नू फड़ोगे वो जेड़ी है वो लीडर है, वो सिंगर है, वो लीडर है। सो दैट्स द एनवायरनमेंट, और जो रवैया है, इस रवैये को हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि या सारे लीडर ना बने, या सारे लीडर बनेंगे तो फिर कौम कैसे चलेगी। यू हैव टू सिलेक्ट वन। हो, अगर आप बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात आपने की है कि हम जो है वो ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, लेकिन ये 74 ईयर्स से मेरा नहीं ख्याल कि अगर फिलिप भाई जो है वो मुझसे बड़े हैं, जाहिर बात है उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, वो कम्युनिटी को मुझसे पहले से देख रहे हैं, पहले से इन्वॉल्व हैं, जस्टिन भाई हैं या दूसरे लोग हैं। तो हमें जरूरत है कि अपने रवैये, उसके ऊपर कोई आपने कोई ऐसी कोई बनाई है, कोई ऐसी, मैं चाह रहा हूँ कि वो हमें बताएं कि ऐसी कोई लाहे अमल है जो आप कहें। मेरी जी बात को जो प्लीज। है वो आपने दो चीजें जो है वो बयान की हैं कि एक तरफ आप कहते हैं सारे लीडर हैं और फिर आप कहते हैं कि सारे लीडर नहीं होने चाहिए, इसीलिए लीडर का एक्चुअली फुकदान है। आप देखें कि जब आप हकीकी लीडर जो है उसी वक्त आप बंदा सामने आएगा जो लीड करेगा और फिर वो उसको विक्ट्री तक लेकर जाएगा, और जो बंदा विन करेगा वही लीडर होगा। और उस लीडर को आज तक पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो है उसको रिकॉग्नाइज करने में या उसको सामने आने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि आपने कहा कि हर बंदा लीडर है, तो हमने एक फैक्ट्स के ऊपर हमें पाकिस्तान रियलाइज करने की जरूरत है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कैसे अपने आप देखें कि यही वजह है क्योंकि हर बंदा, हर बच्चा, हर ए से लेकर जेड तक ऑर्गेनाइजेशंस का जो चक्कर है, सेल्फ डेवलपमेंट का जो हमारे जहनों के अंदर और हमारे माइंड सेट के अंदर जो चीजें हैं कि हमने अपने आप को प्रमोट करना है फेसबुक पे तस्वीरों के लिए, सेल्फ प्रमोशन के जरिए और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अपने जाती मफादात के लिए, इन चीजों से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। और बिला ताक सेल्फ प्रमोशन और सेल्फ डेवलपमेंट से हमें एज ए नेशन, एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन और पाकिस्तान के जो मसीही हैं उनको उनके मसाइल को सामने रखते हुए, देखते हुए किसी एक बंदे का चुनाव करना है। और ये डेफिनेटली जरूरी नहीं है, थैंक यू। वो इस पे डेफिनेटली मैं नहीं कहता कि टाइम बहुत सदियां लगेंगी या 74 इयर्स और लगेंगे,
हमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग जो हैं अपने रवैयों में तब्दीली लाएं और पॉजिटिविटी डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लोगों में नहीं है और ये ज़रूरी है। अच्छा, खन्ना साहब ने हाथ उठाया, उससे पहले आखिर शराज साहब 30 सेकंड्स में आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। आखिर शराज साहब कुछ। जी, मैं जोसेफ साहब की बात पे ही एक बात मेरे को याद आ गई कि हमारे अक्सर जब हम जब काम कर रहे होते हैं ओवरसीज में बैठ के तो पाकिस्तान के लिए, तो हमारे कुछ भाई पाकिस्तान के अंदर हैं जो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट भी कहते हैं अपने आप को, इस तरह के वो लोग क्या करते हैं, वो हमें टीज कर रहे होते हैं कि भाई आप यहाँ पे आके काम करो, ग्राउंड पे आके। तो इस तरह की हमारे को सुननी पड़ती है बात दफा। तो मैं ये जोसेफ साहब से ये सवाल ही करना चाहता कि आप इसको कैसे देखते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या और कोई भाई बताना चाहे, क्योंकि सभी ओवरसीज हैं। जिन लोगों की बारी आएगी वो जी खन्ना साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन खन्ना साहब से पहले कुछ ऐड करें, मैं फॉर्मली उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनको इनवाइट करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। और खन्ना साहब चूंकि एक स्कॉलर भी हैं और शायर भी हैं और अमेरिका में अरसा दराज से मकीम हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा खन्ना साहब आपसे कि अक़लियत होने के फ़वाइद बताएं और ये किसी मुआशरे में अक़लियत की क्या हैसियत होनी चाहिए। जी, मेरे सवाल के जवाब से पहले जो आप ऐड करना चाह रहे हैं प्लीज। सॉरी खन्ना साहब, सॉरी उससे सॉरी मैं माज़रत चाहता हूँ, आपका जो सवाल है वो बाद में आएगा। आपके बाद थोड़ा सा ऐड करने के बाद स्टीवन जॉन ने हाथ खड़ा किया है, तो प्लीज उनको हम लेंगे। जी खन्ना साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लें। अच्छा, हाँ जी, वो भाई बात कर रहे थे कि ना बहुत ज्यादा डिवीजन है क्रिश्चियंस में। ये नेचुरल है, ठीक है, कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ना कालों का मसला चल रहा है, गोरों से नफरत हो रही है, स्पेनिश कम्युनिटी है, ये सारा कुछ मुआशरे में जो है ना वो चलता रहता है। अभी होता ये है कि एक होता है पब्लिक एजेंडा और एक होता है पर्सनल एजेंडा। किसी भी इशू पे जो है वो इंसान जब इकट्ठे होते हैं तो बाजुकात हम लोगों का पर्सनल एजेंडा देख के ना तो परेशान हो जाते हैं। ये नेचुरल है, बिल्कुल फितरी चीज है ये। लेकिन जब हम, जैसे लीडरशिप की बात हुई थी, कोई शख्स फिर पब्लिक एजेंडा जो है उसको प्रमोट करता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग उसके साथ शामिल होते हैं। फौरन नहीं होता कि एक ही दफा पे आप बताएं कि जी मैं इस बात पे काम करना चाह रहा हूँ, ये ग्रुप, तो फौरन ही सारे शामिल हो जाते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों के जाती मकासद होते हैं। अभी मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि माइनॉरिटी होने का फायदा क्या है या नुकसान क्या है। सॉरी, उससे पहले मैं स्टीफन जॉन को जी रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने हाथ खड़ा किया था कि वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर आप अपने सवाल की तरफ आ जाइएगा प्लीज। जी स्टीफन जॉन। थैंक यू। आसिम भाई ने बड़ा खूबसूरत उसमें इजाफा कर दिया ऑलरेडी, ये लीडरशिप के हवाले से कि एक लीडर नहीं है, वो नहीं। जोसेफ जॉनसन साहब की मैं जिस बात की कदर करता हूँ, पैशनेट हैं, कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जब हम मिसाल देते हैं ना अहमदियों की, तो हमें एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि लोग हमेशा अकीदे पे इकट्ठे होते हैं। क्रिश्चियंस का एक अकीदा नहीं है, हम कैथोलिक हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं, और उसके बाद बीच में पता नहीं क्या कुछ है। तो ये जो है कि कोई एक पॉलिटिकल या कोई ओवरसीज की या पाकिस्तान में कोई एक लीडरशिप आ जाएगी, इस पे काम करना जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि अपनी एनर्जीज को वेस्ट करने वाली बात है। ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम एक इकाई बिल्कुल नहीं है। जो मसीह का एक बदन है वो होगा आपके ख्यालों में कहीं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, और उसके बीच में आजकल तो पता नहीं हर गली में 10-12 हिस्से हैं बदन के। तो ये ऐसा कुछ नहीं होना। इस पे मेरे ख्याल में बात करनी तो उनको मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। दैट्स ऑल। बिल्कुल। सॉरी, मैं बात कर सकता हूँ?
جی کھانا صاحب اب آپ کی باری ہے. آپ نے وہ سوال کا جواب دینا کہتے ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ امریکہ میں عرصہ دراز سے مقیم ہیں. اقلیت ہونے کے فوائد بتائیں, اور کسی بھی معاشرے میں اقلیت کی کیا حیثیت ہونی چاہیے. جی کھانا صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ لفظ جو ہے نا اقلیت, اس کے ہی بنیادی طور پہ خلاف ہوں کہ جب آپ کسی ملک کے باشندے ہیں نا تو پھر آپ اس ملک کے باشندے ہیں. آپ کا رنگ کیسا ہے, آپ مسجد میں جاتے ہیں, مندر میں جاتے ہیں, چرچ میں جاتے ہیں, گردوارے میں جاتے ہیں, یہ حکومت کا کسی کا معاملہ ہی نہیں ہے. ہر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے خدا کو پرسنلی جواب دہ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا سوال یہ ہے کہ مائنورٹی ہونے کا فائدہ کیا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ امریکہ میں ہیں تو آپ کو خاص مائنورٹی ہونے کی وجہ سے پروٹیکٹڈ کلاس کہا جاتا ہے کہ بھی ان لوگوں کی حفاظت کی جائے. مائنورٹیز کے لیے اسکالرشپ ہوتے ہیں کہ جی یہ ایشین کنٹری سے آیا ہے, کالوں کے لیے اسکالرشپ ہیں. اس طرح ان کو ایک پروٹیکٹڈ کلاس بنایا جاتا ہے. لیکن یہ ایسے معاشروں میں ہوتا ہے جہاں پہ حکومت کو چھوڑے لوگوں کو احساس ہوتا ہے. ہم اس سٹیج پہ پاکستان میں نہیں پہنچے ہوئے. پاکستان میں قانون انسان کو دیکھ کے نہیں, مسلمان کو دیکھ کے بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ سٹیٹمنٹ بری لگے, لیکن کسی بھی ملک میں قانون جو ہے وہ صرف انسان کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں کرسچن کو فائدہ پہنچے گا, مسلمان کو پہنچے گا یا کسی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ میں جج جو ہے اس کی گاڑی کے آگے کسی قسم کی کوئی پلیٹ نہیں لگی ہوتی, نہ ان کا کوئی ڈرائیور ہوتا ہے. ایک جج جب وہ عدالت کے پیچھے ان کے آفیسز ہوتے ہیں, وہاں پہ اگر اسکول سے 18 سال کی 19 سال کی لڑکی انٹرنشپ کے لیے آ جاتی ہے تو اگر ڈیوٹیز لگ جاتی ہے نا کہ یہ کچن جو ہے اس کو فریج کو صاف رکھنا ہے, تو جج کو بھی سیم ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے اور ایک عام 18-19 سال کی لڑکی کو جو ابھی اسکول پاس کر کے آئی ہے. تو یہ مائنورٹیز پروٹیکٹڈ کلاس اور ان کے جو رائٹس وغیرہ جو ہے نا وہ تب ملتے ہیں جب قومیں جو ہیں وہ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہیں. اور پھر صرف حکومت ہی نہیں بلکہ لوگوں کو جو ہے وہ اسکولوں میں سلیبس کے ذریعے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ بھی آپ نے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے. امریکہ میں پچھلے چند سالوں سے جو ہے کچھ لفظ جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے ہیٹ سپیچ, کہ جہاں پہ ہی آپ نے کسی مذہب کے حوالے سے, بلکہ اب تو یہ ہے باری صاحب کہ آپ کسی سے یہ پوچھ لینا کہ ہاں جی آپ کہاں سے ہیں, تو اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا جاتا کہ بھی میرا رنگ دیکھ کے مجھے کو کہے کہ بھی آپ افریقہ کے کس کنٹری سے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے کسی کی پروگرس سے یا سوسائٹی سے؟ آپ کہیں سے بھی ہوں. تو جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں نا وہ اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھتے, وہاں پہ صرف اور صرف انسان کی اہمیت ہے. میں اس سے ایک اور سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ تو چلو اشرف المخلوقات ہے. یہاں پہ میں نے ایک تو جگہ پہ امریکن لوگ نہیں تھے, لوگ ہجرت کر کے آئے تھے کسی دوسرے ملک سے, انہوں نے درخت کاٹ دیا. وہ درخت کاٹ دیا تو ان کو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ جرمانہ پڑ گیا. تو وہ بڑے آگے سے سیکھا ہوئے کہ ہم نے محض ایک درخت ہی کاٹا ہے, کیا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ درختوں کے بھی حقوق ہیں. یہ درخت کتنے بچوں کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے, لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کتے کو مار دیں, ٹھیک ہے, یا اسے ڈرائی دیں تو پولیس آ جاتی ہے. بھئی جانوروں کے, پرندوں کے حقوق ہیں, درختوں کے حقوق ہیں. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے بیکورڈ اور اتنے مذہبی جنونی ہو گئے ہیں کہ ہمیں جیتے جاتے انسان جو ہے وہ نظر نہیں آتے.
ٹھیک ہے, کسی پہ کوئی گستاخی لگ رہی ہے, کسی پہ کوئی یہ جی اس مقدس کتاب پہ مٹی پڑ گئی ہے, اور یہاں پہ لوگ مٹی پڑ پڑ کے مر گئے ہیں, ان کا کوئی کسی کو نظر نہیں آتا کہ ہزاروں لوگ جو ہے ان کی صورتحال ہے. تو میرے ذاتی نقطہ نظر ہے کہ بھی اگر تو ملک جو ہے وہاں پہ احساس کا اور اویئرنیس کا لیول ٹھیک ہے, تو مائنورٹی ہونا کوئی ایسا جرم نہیں ہے. یہودی دنیا میں بہت کم ہے, بہت کم ہے, لیکن ابھی دیکھیں امریکہ میں ان کو اپرچونٹی ملتی ہے, اور انہوں نے بہت زیادہ انوینشنز کی ہیں, بہت زیادہ انوینشن کی ہیں. رشیا سے لوگ آتے ہیں, ان کو زبان نہیں آتی, لیکن بال کاٹنے کا جو بزنس ہے وہ انہوں نے سنبھالا ہے. ویتنام کے لوگ آتے ہیں, تو کہیں پہ بھی آپ نے وہ اپنے یہ ہاتھوں کے ناخن اور پیڈیکیور اور مینیکیور یہ کروانا ہے, تو یہ بزنس انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پاکستانی آتے ہیں, ان کو یہاں پہ ریسٹورنٹس کھول کے وہ اتنا پیسہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈین لوگ ہیں وہ آئی ٹی میں بہت زیادہ انوالو ہیں. بھی کوئی بھی کمیونٹی آپ پکڑ لیں, ٹھیک ہے, حسن نصار نے ایک دفعہ کہا تھا کہ امریکہ ایک نو کی کشتی ہے, پوری دنیا بھی تباہ ہو جائے نا تو اس کے بعد بھی آپ کو ہر نسل کا, ہر قوم کا بندہ یہاں سے مل جائے گا. اور یہاں پہ جو بھی آیا ہر بندے نے ترقی کی, لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ قانون جو تھا وہ انسانوں کو دیکھ کے بنایا گیا. 70% سے زیادہ کرسچن یہاں پہ رہتے ہیں, لیکن کبھی بھی انہوں نے کوئی بھی قانون جو ہے وہ ایسے نہیں بنایا کہ اس میں جو کرسچینٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. اگر یہاں کے پاسٹرز, فادر صاحبان یا کوئی شخص بھی جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو کرسچن ہی اٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ زیادتی ہے, یہ ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے, یہ بات ہوگی. اب میں تھوڑا سا پاکستان کی طرف آتا ہوں. بات ہوئی تھی کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے, کڈنیپ کیا جاتا ہے. ایک ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ڈالا ہوا ہے. دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم بیٹھے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی خبر نیوز میں نہیں چھپتی, جنگ میں نہیں چھپتی, تو سوشل میڈیا, انٹرنیٹ اتنا پاورفل ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو وہ وکٹمائزیشن کی سوچ ہے نا اس سے بھی تھوڑا سا نکالنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت میجورٹی کے افراد کو, مسلمانوں کو دوست بنانا جو تھا وہ ایک لوگ سمجھتے تھے یہ بہت بڑی بات ہے, جی وہ میرے مسلم دوست ہیں, وہ گھر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ٹھیک ہے, بھائی چارہ, اتفاق, اتحاد اچھی, لیکن لمٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ میں آپ کسی کی بیوی کا پرسنل فون نمبر مانگتے ہیں نا تو یہ بڑا مشکوک سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہو سکتا ہے میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق نہ کریں, لیکن یہ ادھر ویسٹرن سٹیٹس جن میں رہتا ہوں یہاں پہ اس بات کو اپریشیٹ ہی کیا جاتا. آپ کسی کے بچے کو ایکسپینسو تحفہ دیتے ہیں نا, خاص طور پہ کسی کی بیٹی کو کوئی فون, سیل فون لے کے دے دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں وائی. پاکستان میں الٹا ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں, وہ یار وہ میرا دوست ہے, اس نے میری بیٹی کو تحفہ دیا. اس وقت کوشچن نہیں اٹھایا جاتا. لیکن بعد میں جب وہی بیٹی کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں, جو سوال پہلے اٹھایا جانا چاہیے وہ بعد میں اٹھایا جاتا ہے. اچھا مجھے روک دیجئے گا جہاں پہ نا میں وہ ٹائم زیادہ لینا شروع ہو جاؤں. تو بھئی بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے, میں صرف چند چیزیں جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے, اس کے بعد جو آپ کا دوسرا انگ ہے یا رنگ ہے, آپ کی شاعری, آپ کا شاعری کے ذریعے ظلم و ستم پہ آواز اٹھانا, میں چاہوں گا کہ اس پر آپ آئیں, اور اس کے بعد پھر ہم اپنی جو ہماری بہن ہے شبانہ, ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی میں صرف ایک نا, کیونکہ مسائل پہ ہم بات کرتے جا رہے ہیں, تو میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا سلوشن جو ہے وہ, میرے دوست ہیں یہاں پہ یہودی ربی ہیں, تو میں نے کہا کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو, پوری دنیا میں آپ پہ ظلم ہوتا ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیویلپ صرف امریکہ میں نہیں یا اسرائیل میں نہیں, پوری دنیا میں آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ لوگ ڈیویلپ اپنے آپ کو کیسے کرتے ہیں. تو اس یہودی ربی نے کہا کہ 2 کام ہے جو ہم کرتے ہیں جو بہت اہم ہے.
اس نے کہا کہ ہم چپ چاپ ترقی کرتے ہیں. اور پھر دوسرا اس نے بتایا کہ کیسے کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں اس وقت جو ہے, بھی میں کسی زبان کو کم تر نہیں سمجھ رہا, لیکن آپ کی ساری سائنس ٹیکنالوجی جو ہے وہ انگریزی میں ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے پاس اسکول بھی کافی ہیں پاکستان میں. تو میں سجیسٹ کروں گا کہ ہمارے بچوں کو جو ہے بہت اچھی جو ہے نا وہ تعلیم دی جائے, اور انگریزی زبان جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھائی جائے. یہ اسٹیفن صاحب ہیں, وہ یہاں پہ اٹرنی بنے آ کے آسٹریلیا میں, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھی ایک لینگویج پہ کمانڈ جو ہے وہ, اور پاکستان میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ لوگوں کا ٹیکنیکل ہینڈ ہونا. جب بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چارپائیاں ٹھوکنا ہی ہے یا وہ بیٹھ کے پینچر لگانا ہی ہے. نہیں, یہ صرف یہی نہیں ہے. دیکھیں, کمپیوٹر ایک بہت بڑی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. آج کل پوری دنیا, امریکہ, رشیا, چائنا, ان کو سب کو پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ ہماری کمپنیوں پہ اٹیک کر کے تو ہماری انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی. میں صرف اپنے کرسچن لوگوں کو سجیسٹ کروں گا پاکستان میں, ایک تو اپنی جو ایک اور زبان ہے انگلش, اس پہ پاکستان کے لیے انگلش اور چائنیز اگر سیکھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے جس میں کمپیوٹر ہے, انگلش لرننگ ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ یہاں پہ لوگ وہ بتا سکتے ہیں, ان پہ جو ہے وہ توجہ دی جائے. جی, آپ کا جناب تازہ کلام جو آپ ہمارے لیے ایک انقلابی کلام جو. اچھا, میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں جو میں نے آرزو راجا پہ لکھی تھی. تو جب اس کی ماں کو میں نے وہ دیکھا کہ وہ چلا رہی ہیں اور ان کے باپ کو میں نے ان کی بات چیت سنی, تو اس وقت میں نے یہ ایک نظم لکھی تھی. کھو گیا ہے تیرا پتہ ایسے, کھو گیا ہے تیرا پتہ ایسے, ریت پر کوئی راستہ جیسے. کھو گیا ہے تیرا پتہ ایسے, ریت پر کوئی راستہ جیسے. لوٹ آئی ہے ہر دعا میری, لوٹ آئی ہے ہر دعا میری, میری فریاد ہو خطا جیسے. ایسے ہم گھر میں سہ میں بیٹھے ہیں, ایسے ہم گھر میں سہ میں بیٹھے ہیں, تیز بارش میں فاختہ جیسے. لوگ احسان ایسے کرتے ہیں, لوگ احسان ایسے کرتے ہیں کہ نہ دھرتی پہ ہو خدا جیسے. اس طرح اعتبار ٹوٹا ہے, اس طرح اعتبار ٹوٹا ہے, آسمانوں سے ہو گرا جیسے. ایک ننھی سی آرزو تھی میری, ایک ننھی سی آرزو تھی میری, شجر پہ کوئی گھونسلہ جیسے. بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں, بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں, آنسوؤں سے لکھی دعا جیسے. اور دوسری یہ میں نے ایک تو اسلام آباد کے وہ مندر کی جب تھی اس حوالے سے لکھی تھی, اور پھر ابھی یہ دوبارہ رحیم یار خان کا میں نے سنا ہے کہ کوئی گھٹنا ہوئی ہے ادھر, تو اس کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں ہیں. یہ اسلام آباد کے حوالے سے تھا. خوابوں کا چھوٹا سا مندر, یہ ابھی چونکہ وہ تعمیر نہیں ہوا اس لیے وہ خوابوں میں ہی ہے. خوابوں کا چھوٹا سا مندر, ہر پل پہنے خوف کھڑا ہے. خوابوں کا چھوٹا سا مندر, ہر پل پہنے خوف کھڑا ہے. لٹکی ہیں تلواریں سر پر, لٹکی ہیں تلواریں سر پر, اور گھٹنوں تک خون چڑھا ہے. لٹکی ہیں تلواریں سر پر, اور گھٹنوں تک خون چڑھا ہے. تم تو کچھ بھی کہہ سکتے ہو, تم تو کچھ بھی کہہ سکتے ہو, میرے منہ پر کفل پڑا ہے. یہ 3 شعر میں نے اس وقت جو تھے وہ Awesome, Khanna sahab, thank you very much. Thank you very much. That's wonderful.
اور ہم آپ کے مشکور ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کو ایک بڑے وصوف کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہماری یہ میٹنگ شروع ہوئی تھی اس وقت امریکہ میں صبح کے 5 بجے تھے اور کھنہ صاحب کی ہماری سنگت چونکہ بہت پرانی ہے ریکویسٹ کو 1 ڈے کی ریکویسٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور یہ ارلی مارننگ اٹھ کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. میں ونس اگین دل کی گہرائیوں سے کھنہ صاحب آپ کا مشکور و ممنون ہوں. تھینک یو. میں ابھی ریکویسٹ کروں گا ہماری بہن شبانہ ارش سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ پاکستانی منارٹیز کو دوسرے درجے کا شہری بنایا گیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی شبانہ میں. گڈ ایوننگ آل. جی گڈ ایوننگ. اور آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس خاص موقع پہ مجھے آپ اس پلیٹ فارم سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور کیونکہ میں پاکستان میں ہوں اور زیادہ تر آپ لوگ جو ہے باہر اوورسیز ہیں اور میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو جو ہے زیادہ یہ قریب تو سے نہیں دیکھ کہوں سکتے گی, ہیں, ہاں زیادہ زیادہ قریب سے بہتر دیکھ تو سکتے ہیں, نہیں, ہم جی دور ہاں بیٹھے ہیں. ہاں جی جی. تو لیکن آپ لوگوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے اور جذبہ ہے کہ آپ لوگ باہر بیٹھ کے بھی جو ہے پاکستان میں کرسچنز کے بارے میں سوچتے ہیں, فکر کرتے ہیں. تو میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو دوسرے نمبر کے شہری ہم بن گئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے خیال میں بہت حد تک جو ہے اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں. اپنے جو مائنورٹیز ہیں, مائنورٹیز میں پرٹیکولرلی میں کرسچنس کی بات کروں گی. تو مائنورٹی کرسچنس جو ہیں وہ ہم خود بھی ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ دیکھیں یہاں ضرورت ہے ایجوکیشن کی, ایجوکیٹ ہونے کی نہ صرف مائنورٹی کو بلکہ میجورٹی کو بھی ضرورت ہے. مائنورٹی کو تو اکیڈمکس میں ضرورت ہے کہ وہ جو ہے ہماری کرسچین کمیونٹی, ہم دوسری کمیونٹیز کو دیکھیں, ہندو اور دوسری اور کمیونٹیز جو مطلب ہم سے بھی زیادہ گنے جاتے ہیں, تو وہ ہم سے ایجوکیشن میں آگے ہیں اور ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان کی جو کنڈیشن ہے ہم سے بہتر ہے. میں اپنے کرسچنس کی بات کروں گی کہ ہم ایجوکیشن میں خاص کر پیچھے ہیں اور ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ایجوکیشن میں ہی ہے. اور ہم ایجوکیشن اس طرح سے ہے, اور میجورٹی کی جو میں نے ایجوکیٹ ہونے کی بات کی ہے وہ ان کے بیہیویئر کی. اور اس طرح دیکھیں ابھی جو رحیم یار خان میں ہوا ہے, واقعہ ہوا ہے, تو وہ کس وجہ سے جو ایجوکیٹڈ ہیں ٹورڈس مائنورٹی ان میجورٹی میں بھی, وہ بھی اس کو جو ہے کنڈیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جہالت ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے میجورٹی کو کہ ان کا بیہیویئر مائنورٹی کی طرف کس طرح ہونا چاہیے, اس لحاظ سے میجورٹی کو بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ کام کون کرے گا؟ میجورٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کی جو گھر سے ہی ایجوکیشن ہے وہ سٹارٹ ہوگی. اس کے بعد جو ان کے ارد گرد ان کے جو ساتھ ہیں, ماحول ہے, جہاں وہ پلتے بڑھتے ہیں, بیک گراؤنڈ ہے, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کو ایجوکیٹ کرتی ہیں ٹورڈس مائنورٹیز, کہ ان کا مائنورٹی کے ساتھ یہ جو بیہیویئر ہے اسی وجہ سے ہے. تو اس لحاظ سے اب ہم اپنے ایجوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں, اپنے کرسچنس کے ایجوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اکیڈمکس میں بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہے. اپنے ہمارے جو کمپلیکسز ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں, دوسرے درجے کے شہری ہیں, بن گئے ہیں, تو یہ کس وجہ سے؟ اپنی ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے, اور کمپلیکسز کی وجہ سے, اور وسائل کم ہونے کی وجہ سے, اور جو پہلے بات کی گئی ہے لیڈرشپ کی کہ ہر کوئی لیڈر ہے. ہر کوئی لیڈر نہیں چاہیے, ہمیں ایک لیڈر چاہیے اور جو سب کو لیڈ کرے, سنسیئر ہو ہمارے ساتھ, اور جو ہے ہمیں لے کے چلے, یونٹی ہو. یونٹی کی کمی ہے.
हर कोई लीडर होगा तो किस तरह वो लीड कर सकेंगे हमें। तो मैं ये नहायत अफसोस के साथ कहती हूँ कि हमें अच्छे लीडर नहीं अभी तक जो है वो दस्तयाब हुए। लीडर्स तो हैं लेकिन अच्छे लीडर्स नहीं दस्तयाब हुए। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं अर्ज जी करना, जैसे जोसेफ जॉनसन ने भी बात की, आप भी बात कर रही हैं, कुछ उसमें ऐड किया खन्ना साहब ने भी, कि मैं कहूँगा कि यूनिटी भी है, एजुकेशन भी है, सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, कबूलियत नहीं है, कि हम एक दूसरे को कबूल नहीं करते। तो भाई यही मैं कह जी रही हूँ ना, यूनिटी की कमी है हम में। जी हम जो कहता है मैं ज्यादा बड़ा लीडर हूँ, लीडरशिप की कैसे आप कह रहे हैं? तो इस तरह नहीं होता ना। यूनिटी होगी तो हम एक लीडर चूज करें जो हमें लेके चले। अब बहुत सारे लीडर्स होंगे तो वो कैसे होगा काम? एक्सेप्टेंस वही कि यूनिटी नहीं है हमें। हम एक को माने लीडर और वो हमें नहायत अफसोस से मैं कहती हूँ कि जो हम और हर उस पे मैदान में हमें जो है सोशल लीडर्स भी चाहिए, रिलीजियस लीडर्स भी चाहिए, हमें पॉलिटिकल लीडर्स जो देखें बनते हैं हमारे, कोई एमपीए एमएनए, वो जो गवर्नमेंट जो उनको पार्टी लेके आती है उसी के एजेंडे पे चलते हैं, और वो शाजो नादरी जो है ऊपर से उनको करने के लिए जो माइनॉरिटी की और अपने लोगों की बात करते हैं। अब ये देखें जो ये वाकया हुआ है रहीम यार खां का, तो उसमें जो है फौरन जो हिंदू लीडरशिप है उन्होंने फौरन जो है वो दिखाया है अपना रिस्पांस, अपना जो दिखाना चाहिए, जिस तरह से दिखाना चाहिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक और हर जगह पे मतलब फौरन पहुंचे उनके जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो हमारे पास इस तरह के लीडर्स नहीं हैं, ये मैं कहना चाह रही हूँ। और जो बनते हैं आप कुछ सालों के बाद देखें वो बाहर बैठे होते हैं, वो जगह खाली करके और बाहर चले जाते हैं। मोस्टली आप देखें हमारे लीडर्स बाहर बैठे हुए हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो पीछे कौन उस गैप को कौन फिल करेगा? तो ये बात है। और इसके अलावा जो बाहर आप लोग ओवरसीज नो डाउट बहुत अच्छा जो फिक्र कर रही हैं, मैंने पहले भी कहा हमारे लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करने से जो है मसाइल हल नहीं होते। उजागर तो होते हैं, बात तो होती है, लेकिन हल तो नहीं है ये कोई। मैंने कोई कॉन्क्रीट जो स्टेप्स नहीं देखे हैं। मैं एक बात आई सेंसस की, शुरू में वो कह रहे थे, कौन कह रहे थे कि वो जो है हम सेंसस सही नहीं है हमारे, हमारे सेंसस में हमारा जो है वो नहीं सही दिखाएगा। तो देखें अगर ये हमारी थोड़ी वो करें ओवरसीज और ये, तो एक न्यूट्रल एक गैर जानिबदार जो है उससे जो कहना चाहिए कि वो करते हैं जो सेंसस करते हैं उनसे करवाया जा सकता है, और गवर्नमेंट को दिखाया जा सकता है कि ये देखें जो एक गैर जानिबदार एजेंसी है या कोई भी जो इदारे करते हैं, तो वो देखें ये हमारे सेंसेस ये हैं कहते हैं, अब हमने उनसे करवाए हैं और आप ये कहते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हर चीज का आप देखें बयान करते हैं तो उसका हल भी साथ ढूंढे और हल भी बताया जाए, ये कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें किस चीज की जरूरत है? इसकी जो है थोड़ी फाइनेंसेस की जरूरत है। एक हायर की जाए जो है इस तरह की कोई बॉडी हायर की जाए और उसको जो है उससे सेंसस करवाए जाए। वो अपने हम हालांकि हम जो है अपने क्रिश्चियंस जो हमारे इदारे हैं वो कर सकते हैं सेंस, लेकिन उसको शायद गवर्नमेंट ना माने। तो एक न्यूट्रल जो होगा कोई तरीक़ेकार होगा तो उसको गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। तो ये जो है अब देखें बार बार मैं वही ओवरसीज की इससे बात करती हूँ और हमें बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, 1-1.5 साल हो गया है तकरीबन, एक बाहरी ओवरसीज एक बनी, ये समझे ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई और मुझे अप्रोच किया कि आप जो है वो इसमें शामिल हों।
میں نے کہا ٹھیک ہے حیدر, ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ بڑے, اور انہوں نے بڑا اپنا ایجنڈا بتایا, ہم اس طرح سے کر دیں گے, ہم اس طرح سے کر دیں گے, ہم پاکستان میں یہ کر دیں گے, ہم پاکستان میں وہ کر دیں گے. تو ہم تو امیدیں لگا کے بیٹھ گئے کہ چلے, اور انتظار میں ایک باڈی بنا دی, الیکشن نہیں, ناٹ سوری, ایک باڈی ہر جگہ بنائی, پنجاب میں الگ, سندھ میں الگ, کہ اب جو ہے آپ کام کریں گے. اب کیا کریں گے, ہم انتظار کر رہے ہیں. مجھے تو 1.5 سال ہو گیا ہے ان کو جوائن کیے ہوئے, لیکن کچھ نہیں, صرف باتیں باتیں باتیں. اور جو ہے پھر بار بار میں نے جب پوچھا, کہا, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے طور پہ جو ہیں وہ کریں, اور اپنے خود ہی اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں, اور اپنے طور پہ کریں, اور یہ وہ. میں نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں تھی آپ کے مشوروں کی, کہ آپ اتنی دور سے وہاں بیٹھ کے. آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں, ایسی کئی نام نہاد تنظیمیں ہیں جو صرف دیکھیں اپنا, جی بھائی, اسٹیفن بھائی, ہاں جی, تو یہ ہمیں اس طرح سے نہ بے وقوف بنائیں اور نہ سمجھیں. ہمیں اچھا, اس کے بعد انہوں نے بنایا ایک کہ جی ہم نے ایک ایجوکیشن بورڈ بنانا ہے, جو ہمارے پاکستان کے جو کرسچنس ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے کام کریں گے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کی ممبر ہوں گی ایز اے ایجوکیشنسٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, میں بہت خوش ہوئی, یو ایس اے میں ایک صاحب ہیں, انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, اسی جو آرگنائزیشن کی جو ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں انتظار کر رہی ہوں. 1 مہینہ گزرا, 2 مہینہ گزرا, 3 مہینے گزرے. میں نے کہا کوئی میٹنگ کریں, کوئی بتائیں کیا کرنا ہے, آگے کا لاہے عمل کیا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے, آپ بتائیں. ایز اے چیئرمین میری پوری بات کر سن لے بھائی. میں اس پلیٹ فارم سے میں جو ہوں اپنے اوورسیز جو ہے بھائی بہن ان کو مخاطب ہوں اس وقت, تاکہ وہ سن لیں میری بات, اور آئندہ جو ہے ہمیں بے وقوف نہ بنائیں, اور جو یہ کر رہے ہیں یہ نہ کریں. بہن جی آپ ایسا کریں, جب اتنا ٹائم آپ لے رہی ہیں تو آپ ان کا نام ہی ایکسپوز کر دیں. نہیں, میں کیوں ایکسپوز, آپ مجھے پرسنلی, سوری میں جو ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں اتنا ٹائم نہیں لے رہی ہوں, آپ نے مجھ سے زیادہ ٹائم لیا ہے, بہت زیادہ ٹائم. آپ پلیز بات کرنے دیں مجھے, ٹھیک ہے. نام میں پھر بھی نہیں ایکسپوز یہاں کرنا چاہتی, آپ مجھے پرسنلی پوچھیں گے, ٹھیک ہے, پرائیویٹلی تو میں بتاؤں گی, اس میں مجھے کسی بات کا ڈر نہیں. پھر بھی ایک مجھے شرم ہے, لحاظ ہے, کہ پھر بھی میں جو ہوں وہ رکھنا چاہتی ہوں ان کی تھوڑی سی. تو جو ہے اس کے بعد جو ہے میں نے ان سے کہا, اب تھوڑے دن پہلے ہی میں نے ان سے کانٹیکٹ پھر کیا, بس گڈ مارننگ کے میسج بھیج رہے ہیں, یہ کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ان سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا بھائی بتائیں کیا کرنا ہے, آپ بتائیں, اس طرح سے. تو کہہ رہے ہیں وہ میں لنکس بھیج دوں گا. آپ پاکستان میں تو ہوتا ہی نہیں ہے کوئی ہائر ایجوکیشن کی, کوئی ملتی نہیں ہے اسکالرشپس, اور کیا پاکستان میں تو نہیں دیتا کچھ بھی. میں وہاں سے لنکس بھیج دوں گا وہ جو ہے بچوں کو اسکالرشپس کے لیے. میں نے کہا آج کل یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, بچے جو ہیں خود ہی نیٹ سے سرچ کرتے ہیں, جن کو شوق ہے, جن کو کرنا. میرے بیٹے نے ابھی لاک ڈاؤن میں بیٹھے بیٹھے 5-6 یونیورسٹیز میں باہر ایڈمیشن لے لیا, ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح سے میں نے کہا جن کو شوق ہے, جو کر سکتے ہیں, ہمیں تو ان کو اپروچ کرنا ہے نا, جو جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہے. اور ہم ان کو, اور یہ پاکستان کی یونیورسٹیز بھی دیتی ہیں. میں نے ان کو لنک شیئر کی, میں نے کہا آپ یہ دیکھیں کیسے آپ کہتے ہیں, پاکستان کی یونیورسٹیز بھی دے رہی ہیں, سب کچھ ہے یہاں پہ. لیکن ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے, ان کو اویئرنیس نہیں ہے, ان کو بتانا ہے, جو اتنے پریویلیج نہیں ہیں ان کو بتانا ہے کہ آپ نے کہاں اپروچ کرنی ہے, کیسے یہ سب آپ نے جو ہے حاصل کرنا ہے. تو یہ بات ہے. تو ابھی جو ہے میں جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لے رہی, اچھا نہیں لگتا کہ اس جو ہے اتنے سارے پلیٹ فارم پہ میں بیٹھ کے ان کا نام لوں اور کہوں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم لوگ بے وقوف ہیں, اور جو ہے آپ لوگ ادھر سے بیٹھ کے ہمیں لیڈ کریں گے, گائیڈ کریں گے جیسے ہم. اچھا, اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے خود کریں. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کمیونٹی کے لیے ہم پہلے ہی آلریڈی کر رہے تھے, اور ابھی بھی کرتے ہیں, جو ہمیں پتا ہے, اور ہم کیسے ان کے لیے جو ہماری جو طریقہ کار ہے ہم کر رہے ہیں کام.
तो ये बात है। अच्छा जी, शबाना बहन, आप उनको क्या एडवाइस करना चाह रही हैं, या हमारी जो नाजरीन है उनको आप क्या एडवाइस करना चाह रही मैं हैं? ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग टाइम निकालते हैं हमसे, जो है वो देखते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन कोई इसका लाएअमल बनाएं कि किस तरह से जो है समझें प्रैक्टिकली किस तरह से कोई यहाँ के लोगों के लिए काम हो सकता है। ये बातें करना सब कुछ बहुत हो गया। अच्छी बात है, मैं ये इसको वो नहीं कह रही कि नहीं करें आप लोग, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन कोई ना कोई थोड़े बहुत स्टेप्स लें और यहाँ के जो देखें लोगों को क्या जरूरत है। क्या एजुकेशन की मैंने कहा ना, सबसे बड़ी बात है हमारे अभी भी बहुत ज्यादा जो है एजुकेशन की जरूरत है, बच्चों को हेल्प की जरूरत है कि वो आगे आप जो है हमारे जैसे एजुकेशनिस्ट हैं उनसे पूछें, और कुछ नहीं, बस एजुकेशन में उनकी हेल्प करें आगे फर्दर एजुकेशन में, और उसके बाद हायर एजुकेशन में, ना सिर्फ बाहर बल्कि पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान, और उनको अवेयरनेस करने की जरूरत है कि आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे करना है। क्या मुझे पता है बहुत बच्चों को नहीं पता, वो सिर्फ अपने जो हमारे मिशनरी इदारे हैं उनकी तरफ देखते हैं और उनको उनकी जो है वो चाहते हैं कि बस वहाँ नौकरी मिल जाए और बस इस हद तक छोटी मोटी नौकरी में खुश हो जाते हैं। इस तरह से नहीं है, बहुत आगे जो है दुनिया बहुत बड़ी जी, है। थैंक यू वेरी मच। Thank मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग इस आपके जो कन्वर्सेशन है उससे रिलेटेड हैं, वो ऐसे बातों का ख्याल रखें, और ऐसे लोगों को पाकिस्तान में खास तौर पर बल्कि किसी को भी बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप दयानतदारी से जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो कम्युनिटी को दें। जैसे ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हर कोई टाइम दे रहा है, तो ये इट्स सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। तो जी जी ये भी कम्युनिटी के लिए है, और आप जिस मुल्क में भी हैं, जहाँ भी हैं, आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहें और लोगों के साथ ऑनेस्ट तरीके से, ये मैं आपका मैसेज, आप जो नहीं दे रही, मैं उनको ये मैसेज दे रहा हूँ कि नहीं प्लीज़ इस द तरह से, पीपल दे लेकिन थोड़ा यू नो उसको सोचें कि कोई ऐसा प्लान, कोई कुछ कि नहीं, प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं चलें लोगों की ठीक है, किस तरह से यहाँ पे उनको लेट्स जो ठीक है है, अब इस उनको जैसे मैसेज 2 तो मिल नंबर के जाएगा। जो हम शहरी बनने हैं बकौल आपके, तो उनको निकालने के लिए थोड़ी सी उनके प्रैक्टिकली आप लोग क्या कर सकते हैं, जी, मैं ये हमें उनको मैसेज उन लोगों को भी चला गया है, और जो भी लोग प्रैक्टिकली ऐसे काम करने के इस्तेदाद रखते हैं, इरादे रखते हैं, वो करें। और अगर खुदावंद ने हमें हिम्मत और ताकत जी दी कुछ प्रैक्टिकल करने की, पास्टर जसन साहब हैं, इनके पास भी टीम है, तो हम इनसे भी रिक्वेस्ट जी करेंगे कि ये करें। बहुत सारी मैं ऑर्गेनाइजेशंस कर रही मैं हैं ऑलरेडी, जी, बहुत तो ज़्यादा ये है। बात है। मैं जी जी अभी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे साथ फादर हैरी हैं कराची से, पाकिस्तान से, कि वो हमें बताएँ कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी मीडिया है, ये कभी खुलकर सामने नहीं आया। ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ की जब बात की जाए, कि वो माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बन सके। इसकी क्या वजूहात हैं? जी, जी फादर जी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से खुदावंद यीशु मसीह में सबकी सलामती हो, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे ऐसे ओवरसीज यंगेस्ट, भले वो बुजुर्ग हैं, भले वो उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनके जज्बात जो हैं वो बड़े जवान हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मसीह खुदावंद में ये अप्रिशिएट करता हूँ कि आप खुदावंद के उस मंसूबे को, जो आज तक मैं समझता हूँ कि मैं भी आपकी तरह बुजुर्गों में शामिल हूँ, लेकिन वो चीज़ें जो आज आप यहाँ बैठकर ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ बैठकर ये सोच रहे हैं, और हमारी ये जो मिनॉरिटी के लिए जो पाकिस्तानी मीडिया है, ये क्यों नहीं इसमें इंटरप्ट करता या एक्शन क्यों नहीं लेता, इसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं। आई एम वेरी सॉरी, बड़ी माजरत के साथ, कि बहुत सारे लोग हमें इसमें लाइव देख रहे हैं,
लेकिन सबसे पहले we have to see ourselves, what is in our inner. हमने क्या अपनी कंट्रीब्यूशन की है, हमने इस मुल्क में अपने मसीही कौम के लिए मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया। हम दूसरों के लिए तो बहुत वो मिनॉरिटी के लिए वो सोशल मीडिया जो है वो नहीं उठाता। ये नूर राजा के जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पता नहीं कितने हजारों इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन उस पे हमारा कोई लीडर, हमारे को ओवरसीज वाले, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। सोशल मीडिया वेरी एक्टिव और उन्होंने बड़े अपना वो किरदार अदा किया, जिसके पास वो वायरल हुई, वो वीडियो वायरल हुई, उन्होंने शेयर किया। लेकिन हमारी ये सिर्फ एक पॉइंट को हमने नहीं देखता, हमने पूरे पाकिस्तान के मिनॉरिटीज में हमारी अपनी कम्युनिटी को देखना है कि ये कितनी पिस रही है। और इसमें इसको पिसवाने का हाथ सबसे पहले हमारे रिलीजियस लीडर, हमारी ये पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन्होंने। और वो इसलिए ऐसे करते हैं ताकि हमारी दुकानदारी चलती रहे, हम जो है ना लोग हमारे पीछे लगे रहे। वो आपने मिसाल तो सुनी होगी कि जो बीमार है वो बेचारा जाता है डॉक्टर के पास, टीका लगवा के फिर आ जाता है, फिर 5-10 रुपए इकट्ठे करता, 150 रुपए इकट्ठे करता, फिर जाता, फिर टीका लगवाता, फिर आ जाता। तो ये हालत है हमारे अपनी कम्युनिटी की कि उनको ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि दे आर नॉट यूनाइट देमसेल्व्स एज अ क्रिश्चियंस। तो मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, ये मेरी ज़ाती राय है और ना मैं किसी को ये गलत कहता हूँ और गलत कहने का मुझे हक भी नहीं है, राइट भी नहीं है। मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि पॉजिटिविटी इज ग्रोइंग अप इन आवर वर्ल्ड, स्पेशली overseas personalities who are very active to how to improve our community in Pakistan. जी, मैं थोड़ा सा और अपने क्वेश्चन को ऐड करना चाह रहा हूँ, मुझे बातचीत से नजर आ गया। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें कि जो पाकिस्तानी जो क्रिश्चियन मीडिया जो है, जो एजेंसी जो है कुछ काम कर रही हैं, जैसे एजेंसी तो नहीं कह सकते, कुछ अदारे काम कर रहे हैं, जैसे कैथलिक्स का एक अदारा है, कोई चंद एक और है लाहौर में जो काम कर रहे हैं, तो उनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर आप कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन मैंने ऑल ओवर जो मैंने रिकग्नाइज किया, जो मैंने एनालिसिस किए, हमारी कम्युनिटी, हमारे पाकिस्तान में जो रहते हुए हमारी लीडरशिप है, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो पॉलिटिकल है, कितने लोगों ने एहतजाज किया। मुझे ये बताएं कि राजा नूर राजा के बाद इतने इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैंने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मैंने देखे हैं और मैंने कुछ शेयर भी किए हैं भाई फिलिप जावेद के साथ। ये हम वाकई हम पता नहीं क्यों अभी तक सिर्फ इसी शक में पड़े हुए हैं कि मैं लीडर हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो करना है। अवाम भले बेचारी किसी भी, आप यकीन करें आज मैं जिस घर में गया हूँ ना पाकमास करने, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ओके, सीरियस मैटर। ये हालात हैं हमारी कौम के। ये तो बैठे बैठे हम मिनॉरिटीज की बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं खुश होता हूँ कि हमारी ओवरसीज जो कम्युनिटी है वो सोचती है, लेकिन यहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है इसमें कोई नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? ये क्यों नहीं आगे बढ़ते? हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से अपनी फैमिली को साथ ले जाता हूँ, अपनी मिसेस को साथ लेके जाता हूँ कि भाई इनके अंदर जाओ, इनके देखो, इनके प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिक नीड्स इनकी क्या है और ये किस तरह अपनी कौम, अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं एजुकेशन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से। मैं कमाता हूँ, मैं खुदा का शुक्र है, मेरे खुदा ने बहुत अच्छी नौकरी दी है। मैं कंसल्टेंसी कंपनी में काम करता हूँ, HR डायरेक्टर हैं, उनका मैं असिस्टेंट हूँ, सेक्रेटरी हूँ। लेकिन कभी मैंने ये सोच के काम नहीं किया कि मेरे बच्चे जो हैं,
मेरी फैमिली जो है ये तरक्की करे और मेरे जो जहाँ मैं खिदमत करता हूँ वो लोग बेचारे भूखे बैठे रहें। तो ये आई एम बहुत बड़ी माजरत के साथ कि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब भी सिंध में, पंजाब में, पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जब किसी भी बेटी से या हमारी बुजुर्ग से या हमारे बेटे से किसी किस्म की भी कोई ज्यादती होती है तो उस वक्त सोशल मीडिया पे, ये मेरा ख्याल है कि ये फेसबुक पे आ जाती है, लेकिन हमारे इदारे नहीं काम करते, हमारे इदारे बोलते ही नहीं है, हमारे इदारे एहतजाज ही नहीं करते। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, खुदा करे हम ये दुआ में और हमने रोज़ा रखते हैं इस मामले में कि हमारी मिनॉरिटी, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ये अपने पाँव पे खड़े हो जाए और ये सोचने और ये जो शऊर है ये इनके अंदर इसकी रूह पैदा हो जाए। चलो, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया फादर हैरी साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। जी, इसमें थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा अगर इजाजत हो तो, इन्हीं की बात को मैं सेकंड करना चाहूँगा। 30 सेकंड है सर आपके पास। जी, वो इन्होंने जो आपने सवाल किया, मीडिया जो है वो किरदार अदा नहीं करता, तो इन्होंने जो बोला हमारा अपना कसूर है, मैं इसको सेकंड करता हूँ। 100% यही बात है कि हम जब हमारे अंदर अभी व्हाइट हाउस के सामने एक एहतजाज हुआ था, कौन सा टीवी चैनल है जिसने जो है शोर नहीं डाला था? अगर हमारे अदारे काम करेंगे, हम खड़े होंगे तो मीडिया भी काम करेगा। मीडिया जब तक सीज ही रहेगा, जब तक हम नहीं जागेंगे तो मीडिया भी नहीं जागेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आसम खन्ना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर कि वो हमें जो है, क्योंकि किरण साहबा हमारे पास नहीं है, उनका सवाल था मेरे पास, तो आसम खन्ना साहब प्लीज आप हमें कुछ बताएं, क्या पाकिस्तानी मिनॉरिटीज को कानून में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या पाकिस्तानी कानून जुल्म और सितम का मुंह बोलता सबूत है? आप इस पे कुछ बताएंगे? बाज़ाहिर हमें नजर आता है, डेफिनेटली हर कोई जानता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ हम बातचीत इस पे कुछ कर सकें। अच्छा, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो है कानून जी, और दूसरा है कानून की इम्प्लीमेंटेशन, उसका नफाज। जी, बहुत सारे मुल्क इस तरह करते हैं कि वो यूएनओ के प्रेशर की वजह से या जिन ममालिक से वो पैसा लेते हैं, एड लेते हैं, और ये पूरा साल ये सिलसिला चलता रहता है, तो वो उनको दिखाने के लिए ये कह देते हैं कि भी देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हमने जो लॉज बनाए हुए हैं उनमें सारा कुछ है। लेकिन मेन चीज ये होता है कि ये कागजी कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं होती। अकलियतें हमारी मुकद्दस अमानत है, हमारी मुल्क की अकलियतों को बराबर के हकूक हासिल हैं। इस तरह के बहुत सारे नारे और ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन मेन चीज होती है जब आप एक रिटन ऑर्डर जारी करते हैं अपने मुल्क की पुलिस को कि जहां पे ही किसी अकलियत के साथ या किसी भी फर्द के साथ ज्यादती हो, किसी भी फर्द के साथ, दैट्स राइट, हाँ, तो कानून मुतहरक होगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मसाइल की इतनी बड़ी वो जो है अमाजगा बन गई हुई है कि वहां पे इस तरह की जो चीजें हैं ना, एट द मोमेंट, एट दिस पॉइंट जो है वो पॉसिबल जो है वो नजर नहीं आ रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने शुरू में कहा था कि बहुत लीडर हैं हमारे पास, और मेरा ख्याल है उसको जिस पे राय में आपने कहा था वो समझ नहीं आई कुछ दोस्तों को। तो वो असल में वजह ये है कि जब हर बंदा अपने आप को लीडर समझता है ना, तो फिर फॉलोवर कोई नहीं रहता। That's true. यही, this is what I meant to say. हाँ, कि भी जब हर बंदा ही वो कहता है कि भी मैं लीडर हूं, तो फिर जो है ना वो लीडर्स का फुकदान होता है। शहबाज भट्टी उस वक्त 8वीं जमात में थे, तो उनके पास एक ऑरेंज कलर की किताब होती थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था जिंदा कलाम। और शुरू में वो कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करते थे, वो कहते थे कि भी नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं है, आप हमारे लोगों के लिए। ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, 8वीं जमात में सेंट थॉमस हाई स्कूल कुशपुर में। लेकिन बाद में कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने एक बुक पढ़ी, सर जेम्स लाल साहब, अगर वो देख रहे हैं तो माजरत के साथ, वो हमने उनके कमरे से चोरी की थी वो किताब,
اور یہ واحد چوری ہے جس کا ہمیں کبھی بھی زندگی میں جو ہے نا وہ برا نہیں لگا. بری بات تو ہے, لیکن اس میں جب انہوں نے ہاؤ ٹو بی اے لیڈر, وہ کتاب تھی لاسال ہائی اسکول کی لائبریری سے, تو انہوں نے اس میں کہا کہ بھی یہ سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کیتھولک ہو سکتے ہیں, پروٹسٹنٹ ہو سکتے ہیں, یہ پرسنل آپ کا معاملہ ہے. آپ کا عقیدہ تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پرسنل رکھیں, ایک دوسرے پہ اس پہ نہ کرٹیسائز نہ کریں. ٹھیک ہے, لوگوں کو جس طریقے سے بھی وہ جینا چاہتے ہیں, جو ایمان رکھنا چاہتے ہیں, وہ ان کو کرنے دیں. لیکن جو ہمارے کامن ایشوز ہیں, اب جب کوئی کرسچن بیٹی اغوا ہوتی ہے نا, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کیتھولک کی بچی اغوا کی ہے یا پروٹسٹنٹ کی بچی اغوا ہوئی ہے. اس وقت صرف ایک کرسچن بچی اغوا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور بات میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, کہ ہم فادر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت بھی میں نے کسی سے ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا ہم اتنے احتجاج کر رہے ہیں, اتنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, لیکن عدالت جو ہے وہ اس نے پروف مانگنے ہیں, اس نے ہمارے احتجاجوں کی ویڈیوز نہیں دیکھنی. ان چیزوں سے پریشر پڑتا ہے, سوشل میڈیا جو ہے وہ پریشر ڈالتا ہے. لیکن عدالت کی جو کاروائی ہے نا, وہاں پہ آپ کو اچھے وکیل ثبوتوں کے ساتھ جو ہے نا, تو دونوں کام جو ہے نا وہ ضروری ہے. احتجاج بھی کریں, سوشل میڈیا پہ بھی آئیں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کیا قانونی طور پہ اس کی پیروی ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے عدالت میں, دوسرا جو ہے وہ قانون سازی میں. ہمارے نمائندے جو ہے نا پاکستان میں اور امریکہ میں آپ کو ایک بہت بڑا فرق بتاتا ہوں. ویسے تو بہت ساری چیزوں میں ہے, یہاں پہ چیزوں کو لکھا لازمی جاتا ہے. آپ جا کے تقریر کر کے احتجاج کر کے بتا دیتے ہیں نا کسی ایم پی اے کو, ایم این اے کو. دیکھیں پاکستان میں ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, بہت کم تعداد ہے. ٹھیک ہے, اگر 2-3 ایم این اے ہیں, 2-3 ایم پی ایز ہیں, 4-5 ہیں, جتنی بھی تعداد میں ہیں, ان کو وربلی ہم بتا دیتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہیں نا, جن کو آپ کہتے ہیں ریکمینڈیشنز, وہ سارا کچھ لکھا ہونا چاہیے, تاکہ اور وہ پراپرلی پریپیئر ہونا چاہیے. اسٹیفن صاحب وکیل ہیں, وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن کی. تو جو ہمارے ایم پی ایز ہیں, ایم این اے, ان کو کہیں کہ جی یہ سفارشات ہیں, یہ اس تنظیم کی جانب سے ہیں, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ہمارا نام لیں یا نہ لیں, لیکن یہ ہماری قوم کے لیے ہے, پلیز اس کو اسمبلی میں پریزنٹ کریں اور ریٹن حالت میں جو ہے نا وہ آگے پہنچائیں, تاکہ اس پہ قانون سازی ہو سکے. چلیں ٹائم کم ہے, میں اتنا ہی جو ہے وہ. تھینک یو ویری مچ. میں شکر گزار ہوں ونس اگین کھانا صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ ہماری بہن کرن سندھو ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مناٹی ڈے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی کرن جی. تھینک یو ویری مچ باری صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آئین پاکستان میں کانسٹیٹیوشن 1973 کے مطابق پاکستان میں جو منورٹیز رائٹس ہیں ان کو ڈسکس کر سکوں, کہ پاکستان میں منورٹیز رائٹس کیا ہیں اور کیا ہماری منورٹیز کو وہ سارے رائٹس ملتے ہیں. آئین پاکستان میں موجود ہے کہ تمام پاکستانیوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں, کیونکہ پاکستان میں سکھ, ہندو, مسیحی, مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں. پاکستان میں 3 آئین بنے اور تینوں میں موجود ہے کہ تمام منورٹیز کو مذہبی آزادی حاصل ہے. اور جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایکول رائٹس آف کمیونٹیز اینڈ لیگل رائٹس آف منورٹیز. پاکستان میں جو کم تعداد میں مذاہب ہمارے ملک میں موجود ہیں, ان کے لیگل رائٹس کیا ہیں. پاکستان کے قانون میں, ہمارے آئین میں کیا ایسی گنجائش ہے کہ اقلیتوں کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, اور ان کو کون سی فریڈمز ہیں جو ہمارا پاکستان کا آئین 1973 پرووائڈ کرتا ہے. اور کیا ہمارا پاکستان کا آئین مذہبی اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے.
हमारे वो राइट्स कौन से हैं और किस परसेंटेज पर वो राइट्स हमें मिलते हैं। बेसिकली पाकिस्तान की बुनियाद जो है 2 कौमी नज़रिया था जिस पर पाकिस्तान बना, और उसकी अहमियत क्या है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंतहा पसंदी क्या है। 1973 के आइन में आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि तमाम मजहबी अक़लियतों को इजहार की आज़ादी होगी और सबको अपनी इबादत गाहों में रहते हुए अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत गाहों में अपने तौर तरीक़ों के लिहाज से इबादत करने का हक़ हासिल होगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे मसीही है, चाहे सिख है या चाहे बुद्धिस्ट है। तमाम अक़लियतों को मज़हबी आज़ादी हासिल होगी। और हम मज़ीद देखते हैं कि आर्टिकल 20 में जो सब आर्टिकल 20 है उसमें लिखा हुआ है कि तमाम मज़हबी अक़लियतों को अपने इदारों को बनाने का भी हक़ हासिल है और उसको मेंटेन करने का भी हक़ हासिल है। सर, कानून तो तमाम लोगों को मज़हबी आज़ादी देता है, लेकिन चूँकि कुछ इंतहा पसंद लोग ऐसे हैं जो अमन को कायम नहीं रहने देना चाहते और चाहते हैं कि अमन कभी कायम ना रह सके मज़ाहिब के दरमियान। सर, सुना है ना कि इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। चूँकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे अनासिर या कुछ ऐसे फ़िरके हैं जो पाकिस्तान में अमन को कायम नहीं रहने देना चाहते और चाहते हैं कि मज़हबी अक़लियतों को हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इंतहा पसंदी जो है वो लोगों को मुश्किलात से दो चार करती ही रहती है। जैसे पाकिस्तान में फोर्सफुली कन्वर्जन्स हैं, मैरिजेस हैं, फिर बहुत सारे ज़्यादती के केसेस भी हैं। कानून तो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन चंद अनासिर जो पाकिस्तान में हैं वो आपके हक़ूक़ को ग़स्ब करने की कोशिश करते रहते हैं। भारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जस्टिन भट्टी साहब से, इटली से हैं और वो हमें बताएं कि पाकिस्तानी निज़ाम सियासत में मिनॉरिटीज़ की हैसियत पालतू इंसानों जैसी है। I'm sorry to say this is a bit rude word, but this is what I observe, what I have seen. कि पाकिस्तानी निज़ाम सियासत में मिनॉरिटीज़ की हैसियत पालतू इंसानों जैसी है। उन पालतू इंसानों को इंसान कौन बनाएगा? जी पास्टर जस्टिन भट्टी साहब, प्लीज। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। और सब दानश्वरों को सुनने के बाद बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर मैं जो पहले से चल रही हैं तो उनके ऊपर बात कर सकता हूं मैं। लेकिन यहाँ पर जो पहले आपने इंट्रो दिया वो बहुत अच्छा था। तो आपने कहा कि पाकिस्तान में मिनॉरिटी के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो पालतू इंसानों की हैसियत रखते हैं। जी ये आपने एक बड़ा लफ्ज़ बोल दिया है। मैंने यहाँ पर देखा, मैं एक दफा रोड पे जा रहा था इटली में, तो अचानक एक कुत्ता रोड पार कर रहा था, तो गाड़ी आ रही थी। गाड़ी ने एकदम ब्रेक लगाई और कुत्ता जो है वो गाड़ी के आगे से बचकर रोड क्रॉस कर गया। लेकिन कम से कम वहां पर 15-20 खवातीन बंदे मौजूद थे और उस ब्रेक की वजह से सबकी चीखें निकल गई। वजह ये थी कि वो एक पालतू जानवर था और वो उसको एक्सीडेंट से मरता हुआ देखना पसंद नहीं करते थे। तो
पाकिस्तान में हालात ऐसे भी नहीं हैं, पाकिस्तान में हालात इससे भी बदतर हैं। तो फिर सबने बात वही की, इसमें हर दो तरफ से ज्यादतियां मौजूद होती हैं। हम खुद अपने साथ ज्यादतियां करते हैं, और जब हम खुद अपने साथ ज्यादतियां करते हैं तो फिर दूसरा तबका जो है उसको हम पर और ज्यादा जुल्म लाद देने के लिए मौका मिल जाता है, इसलिए कि उनको पता है कि आगे जो डिफेंस लाइन है, डिफेंसिव लाइन है, वो रेत की दीवार है और वो दिफा नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए फिर हमें खुद ही सफ बंदी करना पड़ेगी। मैं यहां पर ये बताता चलूं कि सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शो और ये सारी चीजें एक मुसलसल अमल है और उसे जारी रहना चाहिए। और मैंने कुछ दिन पहले स्टीफन बारी साहब के साथ और कुछ दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर ये एक प्रोग्राम मुरतब किया था कि हमें कुछ देर के लिए ऐसे प्रोग्राम, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो करने चाहिए इंटरनेशनली, ताकि हम लोगों के अंदर एक शम्मा जो है उसे बेदार रख सकें। तो ये प्रोग्राम जो है लोगों को बेदार रखने के लिए लाजिम चीज है, इससे हम लोगों को बेदार कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल उठे, सेंसस की बात हो तो अगर हमारे अदारे जो हैं वो साथ जोड़कर बैठ जाएं तो सेंसस इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे अदारों के पास पूरी हमारी तादाद मौजूद है, और अगर उसे जिस तरह शबाना आयरिस खोखर ने कहा कि उसे किसी राइट फॉर्म के जरिए आगे बढ़ाया जाए तो उसमें हमें बहुत सारी कामयाबी हो सकती है। लेकिन फिर वही बात है, और आप जैसे कह रहे थे कि एक्सेप्टेंस नहीं है, यूनिटी है। यूनिटी और एक्सेप्टेंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होगी तो हमारे अंदर यूनिटी होगी। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हम उन लोगों को उसी वक्त खड़ा कर सकते हैं, उसी वक्त वो मजबूत हो सकते हैं जिस तरह हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे शहबाज भट्टी साहब थे, तो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो वो एक हल्की सी शम्मा थी जिसे गुल कर दिया गया। लेकिन आज भी लोग जुल्म की उस आंधी के अंदर कुछ न कुछ दिए जला रहे हैं ताकि इस शम्मा को बुझने न दिया जाए। अकमल भट्टी साहब हैं, मैप वाले, पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस वाले, तो उन्होंने 11 अगस्त को प्रोग्राम रखा। मैं तो अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं कि 11 अगस्त जो योम अक़लियत है, मिनॉरिटी डे है, इसे हम योम स्याह के तौर पर मनाएं, और 14 अगस्त को भी हमें योम आज़ादी नहीं बल्कि योम मसीही बर्बादी अगर हम कह दें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। हमारे पादरी साहबान चर्चिस के अंदर वो बेटियों के साथ वो डांस कर रहे होते हैं, और चर्चिस की जो पाकीज़गी और तकद्दस है उसको भी पामाल किया जाता है। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी कहूंगा कि बराह करम अगर आप इतने आज़ाद हैं तो आप बाहर खुले मैदानों में जाकर अपनी आज़ादी का इजहार कीजिए। चर्चिस को और चर्चिस के माहौल को नापाक ना करें, क्योंकि वो सिर्फ खुदा की इबादत के लिए है। ओवरसीज के लिए मैं यहाँ पर जोसेफ जॉनसन साहब का जिक्र करूंगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, और कई दफा जब मैं रात को उनको फोन करता हूँ या बात होती है तो वो रात को जाग रहे होते हैं, सुबह ड्यूटी भी करनी होती है। तो शायद कई दफा हम जो ओवरसीज वाले हैं अपने लोगों के लिए काम करने के लिए शायद 3-4 घंटे सोते हैं। यूरोपीय यूनियन में जो इतना बड़ा काम हुआ है तो ये यूरोपीय यूनियन ने खुद सोए नहीं किया है।
कि उनको ख्वाब आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये जोड़ा जो है ये जेल के अंदर बंद है तो हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। बल्कि उसके पीछे मैं ये कहूंगा कि कुछ और दोस्तों की भी है, लेकिन जोसेफ जॉनसन और उसकी अहलिया की अनथक मेहनत है। उन्होंने बड़ी कोशिश की है और सिर्फ इंटरनेशनल ओवरसीज के लोग जो हैं वो सिर्फ तंजीमें बनाकर और सिर्फ बोर्ड बनाकर काम नहीं कर रहे। हमारे बाबर साहब हैं यूके से, वो कुछ नर्सिस के लिए काम कर रहे हैं कि उनको बाहर लाया जाए। पीटर जॉन साहब हैं यूएसए से, तो उनके पास एक प्रोग्राम है कि आप ऑयल्स में अच्छे नंबर ले लें तो हम आपके लिए ये सारा काम जो है वो करने के लिए तैयार हैं। कुछ बच्चों को हम यहाँ पर स्कॉलरशिप दे सकते हैं। कनाडा में हमारे दोस्त हैं। तो जहां तक हमारे ओवरसीज के लोगों की कोशिश है, मेहनत है, हम उसमें काम कर रहे हैं। और सच्चाई की बात यह है कि इस वक्त जितना पैसा कुछ लोग ऐसे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इस वक्त जितने वसाइल और जितनी एनर्जी ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर लगा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन लगा रहे हैं, वो शायद आपके ख्याल से भी बालातर है। तो मैं यहाँ पर इन सारी चीजों को कंक्लूड करता जाऊंगा और उसके साथ साथ हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जर्मन से, उन्होंने बाकायदा एक लाहौर में अदारा बनाया हुआ है, उसके सारे अखराजात वहाँ पर वो उठाते हैं। और जो ऐसी बच्चियां होती हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता या इस किस्म के मसाइल होते हैं, तो उनकी वो वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर उनको वो संभालते हैं। तो ये नहीं है क्योंकि एक जमाने से जो निज़ाम बिगड़ गया उसको फिर दोबारा सीधा करने के लिए वक्त चाहिए होता है, वो एकदम से नहीं होता। अगर हम क़याम पाकिस्तान में देखें तो जैसा आकल साहब ने फरमाया कि हम 23% थे, उसके बाद होते 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 अब हमारा वहां पर नाम ही नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि हमारा मुल्क जो है वो इस तरफ जा रहा है कि वहां से हमारा नाम जो है वो उस सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। अभी हाल ही में हमारे मजहबी रहनुमाओं ने एक बिल को सपोर्ट किया है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, चर्च प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी चर्च प्रॉपर्टीज जो हैं अगर उनको बेचने की जरूरत है तो उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल जो है वो जरूरी होनी चाहिए, और अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, गवर्नमेंट एनओसी दे देती है, तो वो चर्च जो है वो बेचा जा सकता है। तो ये एक खुला लाइसेंस है। हमारे लीडर्स, वो लोग जो आगे लगकर काम कर रहे हैं, वो जिन चीजों के लिए असेंबलीज के अंदर लेजिस्लेशन होनी है उनके ऊपर तो बात नहीं करते, और गवर्नमेंट भी और असेंबलियां भी जिन चीजों पर हम एक जमाने से रो रहे हैं, शहबाज भट्टी साहब, उनसे पहले और उनके बाद आने वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये फिलॉसफी लॉ जो है इसकी अमेंडमेंट के लिए बेशक अमेंडमेंट ना हो, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको ठीक कर, या फिर जो दूसरे हमारे जो फोर्स कन्वर्शन है या अंडर एज मैरिज है उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर ना असेंबलियों में ध्यान दिया जाता है और ना, लेकिन जो बिल्स गवर्नमेंट के या हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अपने फायदे के लिए होते हैं उनको असेंबलियों में पेश कर दिया जाता है। आपने कहा कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पाकिस्तानी मसीही या पाकिस्तानी मिनॉरिटीज जो हैं उनको वो कवरेज नहीं देता या वो सामने नहीं आती। एक दफा कमर जमा कायरा पीपल्स पार्टी के हैं, तो वो किसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर किसी एहतजाज के पीछे हंगामा ना हो तो खबर नहीं बनती। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि जरूर हंगामा होना चाहिए, लेकिन खबर बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, आपको कुछ कुर्बानी देना पड़ती है। तो आखिर में मैं ये कहूंगा कि 11 अगस्त को बड़ी खबर बनने वाली है। अकमल भट्टी साहब मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के साथ वहां पर मौजूद होंगे। मैं यहाँ से अपील करूंगा
کہ لوگوں کو اس ریلی میں شامل ہونا چاہیے تاکہ 11 اگست جو یوم اقلیت ہے اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یوم اقلیت دنیا کو دکھا دیا گیا، جیسے ابھی ہمارے محترم کھنہ صاحب بتا رہے تھے کہ پیپرز میں موجود ہوتا ہے یہ جی منارٹی ڈے ہے، منارٹی کو مکمل حقوق حاصل ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ وائس فار جسٹس محنت بھی کر رہی ہے اور اپنے وسائل بھی خرچ کر رہی ہے، اور میں جوزف جانسن صاحب کے لیے کہوں گا کہ میں فی الوقت ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھا لیڈ کر رہے ہیں، آپ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے دوسروں کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہم ان کے پاس جو بھی ابیلٹی ہے، ان کے پاس جو توڑا ہے، ہم اسے قبول کریں اور اس کو قبول کر کے آگے بڑھنے والے ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی پاسٹر جسٹن بھٹی صاحب، میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں، تھینک یو ویری مچ آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور آپ سب کے خیالات جو ہے وہ معتبر ہیں، اور ان کا مقصد ہے کہ جن بھی اتھارٹیز کو ان پیغامات کو، ان میسیجز کو جانا چاہیے، ان کو سننا چاہیے اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور میں لاسٹ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں پاکستان کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وی ڈیمانڈ فرام دی پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو ٹیک solid initiative to make قائد's پاکستان۔ ہمیں آپ نے نعرہ لگایا تھا کہ نیا پاکستان ہم بنائیں گے، ہمیں نیا نہیں چاہیے عمران خان صاحب، ہمیں قائد کا پاکستان چاہیے جس نے بتایا تھا کہ ہم آپ تمام دوستوں کو، تمام قوموں کو، تمام کمیونٹیز کو برابر کے حقوق دیں گے، تو ہم وہ برابر کے حقوق مانگتے ہیں۔ For the sake of God, we demand the equality, rights of equality and no discrimination. We don't want any discrimination in Pakistan. We love Pakistan, but we want Pakistan to be as the developing countries are. جیسے آسم کھنہ صاحب نے بتایا، میں یہاں آسٹریلیا کی بتا سکتا ہوں، وہ سے قانون کو امپلیمنٹ کریں۔ ہمارے پاس بے شمار ایشوز ہیں، منارٹیز کے ہیں، بچیوں کے ہیں، دورے ووٹ کا ایشو ہے۔ there is so many issues with why that is only with the Pakistani Christians. Why? This is, I am asking a question to Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. Please let us know why this discrimination is happening in Pakistan. Why oppressed Pakistani Christians are suffering there, you know. ہمیں چاہیے ایک ایسا پاکستان جس میں جیسے آسم کھنہ نے، اسٹیون جان نے اور عقل نے بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ایک انصاف کی کنٹری ہو، ایک انصاف کا معاشرہ ہو۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ وہ ہمیں ایک ایسے، چونکہ وہ وقت کی حکومت کے حاکم ہیں، وہ اس کے اوپر سختی سے نوٹس لیں اور ہم سب کی جو خیالات ہیں ان کے اوپر غور کریں، اور اس کو ہم آج کا یہ جو نیشنل منارٹی ڈے ہے، اس کے اوپر میرا مقصد بھی یہی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کم سے کم اگر پورے سال میں ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، چلو ایک دن ہمیں ملا ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں، ہم رو کے جو بھی ایشوز ہیں وہ گورنمنٹ کو یا ہائر اتھارٹیز کو بتا سکیں کہ وہ ہمارا خیال کریں، ہمیں لک آفٹر کریں، جیسے دوسرے میجورٹی کے لوگ رہ رہے ہیں، پاکستانی ہمارے مسلم بھائی رہ رہے ہیں، اسی طرح برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ دس از واٹ وی وانٹ۔ پلیز، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، اور میں سب کو پاکستان کے بھی گاڈ بلیس یو کہوں گا، اور اپنے تمام دوستوں کو جو چلے گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں ابھی ہمارے شو سے، ان کو بھی میں شکر گزار ہوں، ون بائی ون آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم نے یہ اس شو کو منعقد کیا۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔ سب کا بہت شکریہ۔
बस मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। असल में होता भला क्या है, मुझे भूल गया कि कौन साहब का हाँ, वो भट्टी साहब बात कर रहे थे कि यूनिटी तब आती है जब एक्सेप्टेंस होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और आप लोगों से भी आज मिलके सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का कि हम ना दूसरों को अप्रिशिएट करने की बजाय या उनकी कोशिशों को सराहने की बजाय हम तनकीद पे बहुत लगे रहते हैं। तो ये जो है ना, इस चीज से भी हमें बाहर निकल के हमें जो काम करना है हमें वो करने की जरूरत है। दूसरा क्या कर रहा है उस पे थोड़ी जरा कम नजर हम रखें। और भी ओवरसीज में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, वो काम कर रहे हैं कंट्री जो खुलेआम नहीं भी ना किसी तंजीम के जरिए कर रहे हैं। मुझे पता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो फैमिलीज की हेल्प करते हैं, पीछे पैसे भेजते हैं, किसी की शादी में हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बस एक दूसरे को सराहने की और कबूल करने की जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरत है। That's right. तो ये थोड़ा क्रिटिसिज्म थोड़ा जो है ना उसको थोड़ा डाउन करने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल है। सुबह एक टॉक शो में हम आकिल शराज साहब थे और न्यूजीलैंड से हमारे पास जोसेफ जॉनसन थे, और हम यही बात कर रहे थे कि लोग जो है वो जैसे हमारी बहन जो शबाना भी बात कर रही, ओवरसीज लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, तो लोग जब उनको वीजा मिल जाता है तो वो फिर समझते हैं कि पता नहीं हम किस दुनिया में आ गए हैं। हमें चाहिए कि हम एक्सेप्टेंस हो और एक दयानतदारी से, ईमानदारी से अपना रोल जो है वो निभाएं। यही हमारी ड्यूटी है। लोग भूल जाते हैं कि हमने मरना भी है, लोग भूल जाते हैं कि हमने मरना भी है, क्योंकि हम इधर से पकड़, इधर से पकड़, इधर से पकड़, इस दौड़ में लगे हुए हैं। सब कुछ इधर रह जाता है, सब कुछ इधर रह जाता है। चले, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। मेरे पास तो जी गॉड ब्लेस यू। और सॉरी 12 बज के ओवर हो गया। स्टीफन भाई, मैं थोड़ी सी अप्रिशिएशन करना चाहूँगा कि हमारे आसम भाई की मैं बहुत बड़ी मुझे खुशी हुई। आज मैं सारे आपके टीम मेंबरान से मिला हूँ, मुझे बड़ा हौसला मिला है कि हम ग्राउंड रियलिटी पे रहते हुए एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और अपना जो कंट्रीब्यूशन, मैं आसम भाई की इस बात से बड़ा सहमत हूँ कि अपना कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है अपने कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। बाय बाय।